ए, जगह आइए तो काल टूल लगा रहे, जगह नहीं है। आए जगह तो बैठिए ना आराम से। टूल टूट जाता है, बहुत महंगा टूल है क्या? बिठाइए बिठाइए इनको बेंच पे। चलिए बैठने दीजिए, बिठा लीजिए, काल एडजस्ट कर लीजिए। जगह नहीं है तब टूल लगा लीजिए, ठीक है? नहीं तो टूल लगाने से हर महीना 20 से 30 हजार रुपया का लॉस लगता है। मजाक नहीं, आप देखिए जाकर कितना टूल टूटा हुआ है। आइए दोस्तों शांत हो जाइए और थोड़ा आवाज कम कीजिए। हमारा जो आज का टॉपिक है ब्लड है, और ब्लड के संबंध में इससे पहले कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर चुके हैं कि ब्लड एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। इसकी जानकारी हमें दूसरा चैप्टर जब टिश्यू पढ़ रहे थे तो उसी में हम जाने थे कि ब्लड एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक। चूंकि ब्लड की प्रकृति तरल होती है तो इसे हम लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, यानी कि रक्त हमारा तरल संयोजी ऊतक है। यह बात हम दूसरा चैप्टर जब टिश्यू पढ़ रहे थे उसी में समझ चुके थे। और जब ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है अर्थात संयोजी ऊतक है, तो संयोजी ऊतक की कनेक्टिव टिश्यू की एक जो सबसे बड़ी विशेषता होती है कि संयोजी ऊतक जो होते हैं इस ऊतक में कोशिका कम होते हैं और रिक्त स्थान क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। रिक्त स्थान क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। किसी भी ऊतक जिन कोशिकाओं से बने होते हैं उन कोशिकाओं के बीच, ऊतक के किन्हीं दो कोशिकाओं के बीच जो खाली स्थान होता है इसको हम कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। यह संयोजी ऊतक की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता थी। अर्थात मानव के शरीर में जो 4 प्रकार के ऊतक हम पढ़े थे, मानव के शरीर में जो हम 4 प्रकार के ऊतक पढ़े थे उनमें संयोजी ऊतक ही एक ऐसा ऊतक है जिनमें कोशिकाएं बहुत कम होती थी और उनके बीच खाली स्थान काफी ज्यादा होते थे। आइए आइए, लेट हो गया है, बिठाइए उनको, बैठिए। आइए, नहीं लगा कि क्लास में कोई आया है। आइए आइए दोस्तों, आइए। कुछ को लेट हो रहा आने में। लड़का लोग कह रहे कि हम आज सवेर का स्टार्ट किया, हम 10 बजे आ जाते सब दिन। बात है कोचिंग में जब क्लास आज सर का क्लास था नहीं, रोशन सर का, इसलिए पूरा फ्री था तो आप लोग आ गए। ये तो बैठने में तो थोड़ा प्रॉब्लम हो ही जाता भीड़ के कारण, तो इसलिए क्लास स्टार्ट होता है लेट से। तो रक्त क्या है? तो रक्त संयोजी ऊतक है और रक्त की प्रकृति लिक्विड है, तो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। और संयोजी ऊतक की सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि कोशिकाएं कम होती है और उन कोशिकाओं के बीच इंटरसेलुलर स्पेस काफी ज्यादा होते हैं। तो अगर संयोजी ऊतक ब्लड अगर संयोजी ऊतक है तो निश्चित तौर पर यह विशेषता ब्लड में भी पाया जाएगा। और ब्लड में भी यही विशेषता पाई जाती है। जो हमारा ब्लड है इनमें कोशिकाओं की अगर स्थिति देखें, कोशिकाओं की स्थिति देखें तो कोशिका मात्र इसमें कितना होता है, 45% होता है। ब्लड में कोशिका आधे से भी कम होता है, 45% होता है। रेस्ट कितना बच गया? 55% जगह खाली। 55% जगह क्या होता है, खाली होता है। अब रक्त के कोशिकाओं के बीच जो ये खाली स्थान है, इन खाली स्थान पर भी एक प्रकार का जलीय घोल भरा रहता है। क्या भरा रहता है? जलीय घोल भरा रहता है। ब्लड के कोशिकाओं के बीच जो काफी ज्यादा खाली जगह है, आधे से भी ज्यादा जो खाली जगह है, इन खाली जगहों के बीच जलीय घोल भरा रहता है। और इतने सारे जगह पर जलीय घोल भरे होने के कारण ही ब्लड की प्रकृति क्या होती है, तरल होती है। रक्त के कोशिकाओं के बीच जो काफी ज्यादा खाली जगह है, और अगर प्रश्न यह आ जाए कि रक्त के कोशिकाओं के बीच इतने खाली जगह क्यों है, तो निश्चित तौर पर इसका एक ही उत्तर होगा, क्योंकि यह संयोजी ऊतक है और मानव के सभी संयोजी ऊतक, मानव के शरीर के सभी संयोजी ऊतक यही विशेषताओं से युक्त है, अर्थात उनमें कोशिकाएं कम है और खाली जगह उनके बीच काफी ज्यादा है। तो रक्त के कोशिकाओं के बीच जो 55% खाली जगह है उसमें जलीय घोल भरा हुआ है, और इसी जलीय घोल के कारण ब्लड की प्रकृति तरल होती है। और इस जलीय घोल को दोस्तों कहा जाता है क्या? प्लाज्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हालांकि अन्य संयोजी ऊतक जो हमारे शरीर में है उनके खाली स्थान पर जो पदार्थ भरे रहते हैं उनको मैट्रिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेकिन ब्लड में थोड़ा सा नाम चेंज किया गया है। ब्लड के कोशिकाओं के बीच जो खाली जगह है और उनमें जो जलीय घोल भरा हुआ है उसको क्या नाम दिया गया है? प्लाज्मा नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि ब्लड को, इस स्थिति के कारण हम ब्लड को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक आपका ब्लड सेल्स हो गया और दूसरा ब्लड प्लाज्मा हो गया। एक ब्लड सेल्स हो गया और दूसरा ब्लड प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? तो रक्त के कोशिकाओं के बीच के खाली जगह में जो जलीय घोल भरे हुए हैं उसी को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। सेल की संख्या बहुत कम यानी 45% और प्लाज्मा की मात्रा कितना? 55%। तो रक्त के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं, सेल्स और प्लाज्मा। सेल्स और प्लाज्मा। सेल्स कितना प्रतिशत? 45%। प्लाज्मा कितना प्रतिशत? 55%। ब्लड में कोशिकाएं बहुत कम है, आधे से भी कम है। आखिर क्या कारण है कि ब्लड में इतने कम कोशिकाएं हैं? क्या कारण है कि ब्लड में इतने कम कोशिकाएं हैं? तो ब्लड एक प्रकार का संयोजी ऊतक है और सभी संयोजी ऊतक में कोशिकाएं बहुत कम होती है। तो क्लियर हो गया? अब ब्लड को अगर हमें समझना है तो निश्चित तौर पर हमें पहले प्लाज्मा को समझना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि ब्लड में कौन कौन सेल्स होते हैं। ब्लड के सेल्स को कॉर्पोसेल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्पोसेल्स भी कहते हैं। ठीक है, ब्लड के सेल्स को अंश किस नाम से जाना जाता है? कॉर्पोसेल्स के भी नाम से जाना जाता है। आप ब्लड सेल्स भी कह सकते हैं और ब्लड कॉर्पोसेल्स भी कह सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ब्लड के कितने भाग हुए? अधिकांश भाग किसका है? कोशिकाएं कितनी हैं? ब्लड के कोशिकाओं को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कॉर्पोसेल्स के नाम से जाना जाता है। तो आइए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं प्लाज्मा के बारे में, ब्लड प्लाज्मा के बारे में। ब्लड प्लाज्मा के बारे में, ब्लड प्लाज्मा क्या है? तो एक बात तो आप जान ही गए हैं कि रक्त के कोशिकाओं के बीच जो जलीय घोल भरा हुआ है उसे ही हम क्या कहते हैं?
ब्लड प्लाज्मा कहते हैं। ब्लड के कोशिकाओं के बीच जो जलीय घोल भरा रहता है उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। अब ये प्लाज्मा किससे बना रहता है? तो निश्चित तौर पर ये जलीय घोल है और इसका अधिकांश हिस्सा किससे बना होगा? जल से बना होगा। तो अगर हम ब्लड प्लाज्मा की बात करें तो ब्लड प्लाज्मा में 90% से ज्यादा यानी कि 91-92% तक भी इसमें क्या पाए जाते हैं? जल पाए जाते हैं। प्लाज्मा जलीय घोल है, इसलिए इसके कंपोनेंट में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? जल की होती है। प्लाज्मा में जल 90% से भी ज्यादा पाए जाते हैं, 90% से भी ज्यादा पाए जाते हैं। और अगर प्लाज्मा में जल के बाद सर्वाधिक मात्रा किसी की होती है तो वो होती है दोस्तों प्रोटीन की होती है। किसकी होती है? ब्लड प्लाज्मा में जल के बाद सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? प्रोटीन की होती है। प्रोटीन कितना परसेंट होते हैं? 7% होते हैं। अब प्रोटीन भी प्लाज्मा में 3 प्रकार के होते हैं और तीनों ही प्रकार के प्रोटीन काफी महत्वपूर्ण है। प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक एल्ब्यूमिन प्रोटीन जिसकी मात्रा 4.4% होता है। दूसरा है ग्लोब्यूमिन प्रोटीन की मात्रा 2.3% और तीसरा है फाइब्रिनोजेन प्रोटीन कितना? 0.3%। तो प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? जल की होती है। प्लाज्मा में जल के बाद सर्वाधिक मात्रा किसकी? प्रोटीन। और कौन कौन प्रोटीन प्लाज्मा में पाए जाते हैं? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन, फाइब्रिनोजेन। और अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा और कि एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन और फाइब्रिनोजेन प्लाज्मा में पाए जाते हैं, इसलिए इसको प्लाज्मा प्रोटीन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्योंकि ये तीनों प्रकार के प्रोटीन ब्लड प्लाज्मा में पाए जाते हैं, जिसके कारण इस तीनों को प्लाज्मा प्रोटीन के भी नाम से जाना जाता है। और इन तीनों प्लाज्मा प्रोटीन का निर्माण हमारे लीवर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? लीवर के द्वारा। यानी लीवर के कोशिकाओं के भीतर जो राइबोसोम है वही ये प्रोटीन को निर्मित करते हैं। तो प्लाज्मा प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन का निर्माण शरीर के किन हिस्सों में होता है? लीवर में होता है। किन हिस्सों में होता है? लीवर में होता है। और सभी प्रोटीन की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, लेकिन एक विशेषता जो एल्ब्यूमिन के कारण आती है, ठीक है, जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है दोस्तों, एल्ब्यूमिन प्रोटीन के कारण ही हमारा जो रक्त होता है थोड़ा लसलसा टाइप का होता है। अंग्रेजी में इसको कहेंगे विस्कस टाइप का होता है। किस टाइप का होता है? विस्कस टाइप का होता है, यानी कि लसलसा होता है। ब्लड की जो प्रकृति है उसमें विस्कस यानी थोड़ी थोड़ी श्यानता का गुण होता है, और वो श्यानता का गुण प्रोटीन के कारण आता है। किस प्रोटीन के कारण आता है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन के कारण आता है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन जहां भी उपस्थित रहेगा दोस्तों उस चीज को वो क्या कर देगा? लसलसा कर देगा। अंडे के भीतरी भाग जो पीले है वो भी आप अंडा खाते होंगे तो देखेंगे कि वो भी लसलसा होता है ना? क्या होता है? तो उसमें भी उपस्थित रहते हैं कौन? एल्ब्यूमिन प्रोटीन उपस्थित रहते हैं, इसलिए वो अंडे के भीतरी जो पीले भाग है वो भी लसलसा होता है। ठीक उसी तरह ह्यूमन स्पर्म भी विस्कस टाइप के होते हैं, क्योंकि उसमें भी उपस्थित रहते हैं क्या? एल्ब्यूमिन प्रोटीन की ये सबसे बड़ी प्रकृति है कि वह जिस चीज में रहेगा उसको विस्कस बना देगा, उसको लसलसा बना देगा। ब्लड में भी विस्कस का गुण, श्यानता का गुण या लसलसापन किसकी उपस्थिति के कारण होती है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन के कारण होती है। क्लियर हो गया? अब बचा प्लाज्मा में कितना परसेंट भाग? 3% में बाकी जो 3% है दोस्तों, ब्लड प्लाज्मा के जो बाकी 3% भाग है इसमें ढेरों पदार्थ पाए जाते हैं। इसमें कार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं और इनऑर्गेनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं और अकार्बनिक। हालांकि दोस्तों प्रोटीन भी कैसे पदार्थ है? कार्बनिक पदार्थ है, यानी कि आप अलग से लिख रहे हैं तो प्रोटीन कार्बनिक पदार्थ से निकाल दीजिएगा। प्रोटीन भी कार्बनिक पदार्थ है, लेकिन जल और कार्बनिक पदार्थ है। तो ब्लड में जो शेष 3 ब्लड प्लाज्मा कौन पढ़ रहे हैं? ब्लड प्लाज्मा में जो शेष 3% भाग है इसमें कार्बनिक अकार्बनिक दोनों प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ में दोस्तों पाए जाते हैं ग्लूकोज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ग्लूकोज पाए जाते हैं। ठीक है, ग्लूकोज पाए जाते हैं। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का वसा है। इसके बाद दोस्तों यूरिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? और ब्लड में कितना ग्लूकोज है, कितना कोलेस्ट्रॉल है, कितना यूरिया है, इसका मापन प्रति 100 मिलीलीटर ब्लड में होता है। कितने ब्लड में? 100 मिलीलीटर में। ब्लड में कितना ग्लूकोज है, ब्लड में कितना कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड का कहने का मतलब यहां ब्लड प्लाज्मा से ध्यान रखेगा। तो ब्लड में कितना ग्लूकोज है, ब्लड में कितना कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड में कितना यूरिया है, इसका मापन 100 ml ब्लड में किया जाता है। इसका मापन कैसे किया जाता है? और अगर 100 ml ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा देखें तो 80 मिलीग्राम से कितना होता है? 120 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर में। यानी 100 ml ब्लड लेंगे तो एक 100 ml ब्लड स्वस्थ व्यक्ति का होगा तो उसमें न्यूनतम कितना रहेगा ग्लूकोज? अधिकतम 120। इतना रहना जरूरी है। अगर ब्लड 100 ml ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा 80 से नीचे जाएगा आदमी बेहोश होकर गिर पड़ेगा। फास्टिंग के दौरान कई आदमी बेहोश हो जाते हैं। ठीक है, अक्सर लोग फास्टिंग करते रहते हैं और इसी क्रम में कभी-कभी वो बेहोश हो जाते हैं। ठीक है, और क्यों हो जाते हैं? वो फास्टिंग में थे, लंबे समय तक भोजन नहीं किए, ग्लूकोज का लेवल घटने लगा और जैसे ही 80 मिलीग्राम से घटा दोस्तों फिर वो बेहोशी की स्थिति आ जाती है। वही 120 मिलीग्राम से जब अधिक होगा तो इंसुलिन हार्मोन काम करते हैं। अगर वो नहीं काम किया तो तब व्यक्ति डायबिटीज का शिकार हो जाता है। तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कहां से कहां तक? हाँ, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा देखेंगे तो 150 मिलीग्राम से लेकर के 200 मिलीग्राम होता है। कितना ब्लड में? 100 ml ब्लड में। यूरिया की मात्रा देखेंगे तो 18 मिलीग्राम से 38 मिलीग्राम होता है। कितना ब्लड में? 100 ml ब्लड में। कितना ब्लड में? तो ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल और यूरिया की मात्रा एक स्वस्थ और सामान्य व्यक्ति में ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल और यूरिया की मात्रा 100 ml ब्लड में कितना होता है ये समझ गए ना? और इसको याद रखने वाली बात है। रक्त में देखिए 2 तरह क्वेश्चन पूछता है, सीधे पूछेगा रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है तो 80 मिलीग्राम से। आप ये समझ लीजिए कि ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल, यूरिया का मापन हमेशा 100 ml ब्लड में ही किया जाता है। आप ब्लड टेस्ट कराने जाइएगा तो उसमें भी ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल और यूरिया की जो मात्रा दिखाएगा तो इतना ही ब्लड में दिखाएगा। तो ग्लूकोज की मात्रा न्यूनतम 80 मिलीग्राम अधिकतम, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा न्यूनतम 120 मिलीग्राम अधिकतम, यूरिया की मात्रा 18 मिलीग्राम से 38 मिलीग्राम होता है। अब अकार्बनिक पदार्थ में दोस्तों, अकार्बनिक पदार्थ में ढेर सारे होते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा क्लोराइड आयन होते हैं। कौन होते हैं? उससे कम सोडियम, उससे कम पोटेशियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम फॉस्फेट, और सबसे कम मैग्नीशियम। ब्लड प्लाज्मा में अर्थात ब्लड में क्लोराइड कितना है, सोडियम कितना है, पोटेशियम कितना है, कैल्शियम कितना है, फॉस्फेट कितना है, मैग्नीशियम कितना है, अर्थात विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक पदार्थ कितना है, इसका भी मापन कितने ब्लड में किया जाता है? 100 ml ब्लड में किया जाता है। दोस्तों समझे कि बात को? ब्लड में विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक पदार्थ या फिर ब्लड प्लाज्मा में विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक पदार्थ। और कितने प्रकार के अकार्बनिक पदार्थ है? 3 और जल भी क्या है?
अकार्बनिक पदार्थ है। जल भी क्या है? अकार्बनिक पदार्थ है। तो इन अकार्बनिक पदार्थों का मापन यानी क्लोराइड, सोडियम और सभी आयन के रूप में रहते हैं। किस रूप में? आयन के रूप में। सोडियम आयन के रूप में, पोटेशियम आयन के रूप में, कैल्शियम आयन के रूप में, फॉस्फेट आयन के रूप में, मैग्नीशियम आयन के रूप में उपस्थित रहते हैं। आयन समझते हैं ना? परमाणु जब इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे या परमाणु जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले तो उस पर आवेश उत्पन्न हो जाते हैं और आवेशित परमाणु को ही आयन कहते हैं। आयन को परमाणु पर आवेश देकर इंडिकेट कर दिया जाता है। जैसे ये क्लोराइड आयन है या क्लोरीन आयन है, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हुए हैं। ठीक है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किए हुए हैं। जो धातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, जो अधातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। अर्थात धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग करके आयन बनाते हैं और अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके आयन बनाते हैं। तो ये सभी आयन के रूप में रहते हैं, विशुद्ध परमाणु के रूप में नहीं रहते हैं। इनमें सबसे ज्यादा क्लोराइड होता है कितना? 400 से 600 मिलीग्राम। कितना ब्लड में? 100 ml ब्लड में। सोडियम कितना मिलीग्राम? 250 मिलीग्राम। पोटेशियम कितना मिलीग्राम? 20 मिलीग्राम। पोटेशियम कितना मिलीग्राम? 20 मिलीग्राम। कैल्शियम कितना मिलीग्राम? 10 मिलीग्राम। फॉस्फेट कितना मिलीग्राम? 3 मिलीग्राम। मैग्नीशियम कितना मिलीग्राम? 2.5 मिलीग्राम। कितना ब्लड में? 100 ml ब्लड में। कितना ब्लड में? तो 100 ml ब्लड में या 100 ml ब्लड प्लाज्मा में पोटेशियम की मात्रा कितनी होती है? 20 मिलीग्राम होती है। कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है? 10 मिलीग्राम होती है। फॉस्फेट की मात्रा कितनी होती है? 3 मिलीग्राम होती है। तो ब्लड प्लाज्मा की संरचना को आप समझे कि नहीं समझे? ठीक है, ब्लड प्लाज्मा क्या है? तो रक्त संयोजी ऊतक है, जिसके कारण उनके कोशिकाओं के बीच अधिकांश स्थान अर्थात 55% स्थान क्या है? खाली है। रक्त के कोशिकाओं के बीच जो आधे से ज्यादा स्थान खाली है उनमें जलीय घोल भरा रहता है, उसी का नाम क्या है? ब्लड प्लाज्मा। चूंकि जलीय घोल है इसलिए इसमें सबसे ज्यादा जल की उपस्थिति होती है, 90% से भी ज्यादा, 91-92%। जल के बाद प्लाज्मा में, जल के बाद ब्लड प्लाज्मा में सबसे ज्यादा क्या रहते हैं? प्रोटीन रहते हैं, जिसकी मात्रा कितनी होती है? और प्लाज्मा में 3 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन और फाइब्रिनोजेन। यानी कि इन तीनों प्रोटीन को प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं, जिसका निर्माण यकृत के कोशिकाओं के द्वारा होता है। और इन सब में एल्ब्यूमिन प्रोटीन के कारण हमारे रक्त में एक विशेष गुण आ जाता है और वह विशेष गुण विस्कस होने का, लसलसा होने का। बच गया 3% भाग, जिसमें कई कार्बनिक और कई अकार्बनिक यौगिक मौजूद रहते हैं। कार्बनिक यौगिक में 3 प्रमुख है, ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल और, हालांकि 4 प्रमुख है प्रोटीन भी, लेकिन उसको तो हम पढ़ चुके हैं, ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल और यूरिया। अकार्बनिक पदार्थ आप देख रहे हैं ये। अब एक स्वस्थ व्यक्ति के ब्लड प्लाज्मा में क्या क्या मौजूद रहता है आप देख चुके हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति के ब्लड प्लाज्मा में क्या क्या उपस्थित है ये आप देख चुके हैं ना। जल उपस्थित है, प्रोटीन उपस्थित है, ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल, यूरिया उपस्थित है, क्लोराइड, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट और मैग्नीशियम उपस्थित है। कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि निम्नलिखित में कौन ब्लड प्लाज्मा में नहीं पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ था और आंसर में दिया हुआ था लोहा। कहीं पर प्लाज्मा में लोहा नजर आ रहा है, तांबा नजर आ रहा है, तो लोहा, तांबा जैसे धातु नहीं पाए जाते हैं। अर्थात ब्लड प्लाज्मा में जो पाए जाते हैं सब आपके सामने में है। क्लियर हो गया? अब आइए एक और बात को समझते हैं कि आप देखे होंगे कि किसी भी बीमारियों का इलाज डॉक्टर द्वारा जब किया जाता है तो लगभग सभी केसों में वे ब्लड जांच लिखते हैं। अधिकांश केसों में ब्लड जांच का मतलब ब्लड के प्लाज्मा का ही जांच करना होता है, ना कि कोशिकाओं का। कोशिकाओं का जांच विशेष परिस्थितियों में होता है, जैसे डेंगू में कोशिकाओं की जांच होती है कि प्लेटलेट्स कितनी है। ठीक है, हीमोफिलिया में आरबीसी की जांच होती है कि वो कितनी है। लेकिन अधिकांश केसों में ब्लड जांच का मतलब ब्लड के प्लाज्मा को जांच करना होता है। अब ब्लड जांच करके, ब्लड के प्लाज्मा को जांच करके डॉक्टर बीमारियों का पता लगाते हैं। आखिर ब्लड जांच करके डॉक्टर बीमारियों का पता कैसे लगाते हैं दोस्तों? तो जब भी हमारा शरीर में कोई बीमारी होती है तो ब्लड प्लाज्मा की जो ये संरचना है इसमें क्या जाता है? बदलाव आ जाता है। ठीक है ना? जब भी हमारा शरीर बीमार पड़ेगा तो उस बीमारी में ब्लड प्लाज्मा की जो आप संरचना देख रहे हैं, ये पदार्थ इतना, ये पदार्थ इतना है, इन संरचना में क्या हो जाता है? बदलाव हो जाता है। और इन संरचना में बदलावों का अध्ययन डॉक्टर करते हैं और अपने अनुभव के आधार पर पहुंचते हैं कि इस व्यक्ति को कौन सी बीमारी हो गई। उदाहरण के स्वरूप डॉक्टर ने ब्लड चेकअप लिखा और ग्लूकोज निकला 180 मिलीग्राम 100 ml ब्लड में, तो निश्चित तौर पर डॉक्टर जान गया कि इसको अब क्या हो चुका है? डायबिटीज हो चुका है, क्योंकि ग्लूकोज अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 120 होनी चाहिए। 140 तक ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा हो जाएगा तब डायबिटीज वाली स्थिति है। तो डॉक्टर ब्लड जांच करके आखिर रोगों की पहचान कैसे कर लेते हैं? तो हर बीमारी में प्लाज्मा की जो निर्धारित संरचना है इसमें क्या आ जाता है? बदलाव आ जाता है और इसी बदलाव का अध्ययन करके डॉक्टर बीमारियों की पता लगाते हैं। और यह बहुत जरूरी है। अगर आप डॉक्टर के पास गए, ब्लड चेक नहीं किया, वैसे आपको दवा दे दिया, तो इसका मतलब डॉक्टर भी अभी क्लियर नहीं हुआ है कि कौन बीमारी है इसको। कभी कभी देखिएगा कि डॉक्टर आपको बिना ब्लड जांच किए दवा छोड़ दिया। ठीक है, अगर बिना ब्लड जांच किए डॉक्टर दवा छोड़ा है तो निश्चित रूप से कहेगा कि 15 दिन बाद मिलिए। ठीक है, 15 दिन बाद मिलिए। क्यों? तभी वह स्वयं या नहीं तय कर पाया है कि इसको बीमारी कौन है, क्योंकि वो ब्लड जांच नहीं किया है, इसलिए वो अपने मन के मुताबिक या अनुभव के आधार पर दवा छोड़े है। तो 15 दिन के बाद इसलिए है कि 15 दिन में नहीं सूट किया तो फिर वो जांच करेगा, तब नया दवा लिखेगा। वहीं ब्लड जांच कर लिया डॉक्टर तो क्लियर होकर कहेगा दवा खाइए, 3 महीनों तक आपको खाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लियर हो जाता है। तो कोई भी बीमारी में ब्लड चेकअप करवा लेना अनिवार्य है। लेकिन अगर डॉक्टर ब्लड चेकअप नहीं किया तो निश्चित तौर पर आपको कहेगा 15 दिन बाद मिलिए, 1 महीना बाद मिलिए, या कुछ भी होगा तो तुरंत आ जाइएगा। ठीक है, तो बिना ब्लड चेकअप किए बीमारियों के बारे में सही पता लगाया नहीं जा सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कई ऐसे डॉक्टर होते हैं जो अपने अनुभव के आधार पर पता लगा लेते हैं। उदाहरण के लिए कि पटना में ही डॉक्टर है और उसका डॉक्टरी करियर 40 साल से है और अपने 40 साल के करियर में केवल मान लीजिए पूर्णिया जिला के मरीजों को देखा है। ठीक है, और इतने पूर्णिया जिला के वो पेशेंट को देख लिया है तो उसके बाद अंदाज हो जाएगा, फिर अगला पेशेंट आएगा, कहां जिला पूर्णिया है, या तुमको यही हुआ होगा। ठीक है, तो मान के चलिए कि ये डॉक्टर का अनुभव है। बहुत ऐसे डॉक्टर है जो चेकिंग नहीं लिखते हैं और सही इलाज करते हैं। उसका एकमात्र कारण है उस डॉक्टर का अपना अनुभव। नहीं तो बिना ब्लड चेकअप किए बीमारियों का सही पता नहीं लगाया जा सकता है। क्लियर हो गया? प्लाज्मा समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए कि इस ब्लड प्लाज्मा का क्या कार्य है। ब्लड प्लाज्मा के कार्य क्या है? संरचना समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। कितना % ब्लड प्लाज्मा? अब इस ब्लड प्लाज्मा के क्या कार्य है? ब्लड प्लाज्मा का कार्य है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। क्या करना? कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। हमारे शरीर में श्वसन के दौरान जो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा के द्वारा ही अंततः फेफड़ों में लाए जाते हैं। फिर इन्हें हम श्वास के माध्यम से क्या करते हैं? हमारे शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए हीमोग्लोबिन है, जो आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन मुख्य रूप से नहीं करता। 10% कार्बन डाइऑक्साइड का ही परिवहन हीमोग्लोबिन कर पाता है। बाकी 90% कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन होता है शरीर के विभिन्न हिस्सों से हमारे फेफड़ा तक, वो प्लाज्मा में घुलकर ही होता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में घुल करके बाइकार्बोनेट आयन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? HCO3 बाइकार्बोनेट आयन बना लेते हैं और बाइकार्बोनेट आयन के रूप में ही ये हमारे शरीर में प्रवाहित होते हैं। तो ब्लड प्लाज्मा का सबसे पहला मुख्य
काम है श्वसन के दौरान निर्मित अपशिष्ट गैस कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, अर्थात शरीर के विभिन्न कोशिकाओं से उसको फेफड़े तक लाना। 90% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन ब्लड प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट आयन के रूप में होता है, बाइकार्बोनेट आयन के रूप में होता है। दूसरा प्रमुख कार्य है हार्मोन का परिवहन करना। किसका? हार्मोन का परिवहन करना। किसका परिवहन करना? हमारे शरीर को कंट्रोल करने के लिए कई तरह के हार्मोन निकलते हैं, जिसको हम हार्मोन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे एक एक करके। लेकिन हार्मोन को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने का कार्य ब्लड प्लाज्मा के द्वारा ही किया जाता है। हार्मोन विशेष प्रकार के ग्रंथियों में निर्मित होते हैं, निर्मित होने के बाद वे ब्लड प्लाज्मा में घुल जाते हैं, और ब्लड प्लाज्मा, चूंकि ब्लड का सर्कुलेशन पूरे शरीर में होता है, तो ब्लड प्लाज्मा हार्मोन को शरीर के सभी भागों में पहुंचा देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कौन करता है? ब्लड प्लाज्मा करता है। हार्मोन का परिवहन कौन करता है? ब्लड प्लाज्मा करता है। उसके बाद आप 6 नंबर चैप्टर जिसमें हम न्यूट्रिशन को पढ़े थे, तो न्यूट्रिशन में भी आप जाने थे कि पचे हुए भोजन को शरीर के समस्त भागों में ले जाने का कार्य कौन करता है? ब्लड करता है। कौन करता है? ब्लड करता है। तो ब्लड के कौन भाग करता है? प्लाज्मा ही करता है। अर्थात जितने भी पोषक पदार्थ हैं वो ब्लड में घुलते हैं, और ब्लड में घुलने का मतलब उनकी कोशिकाओं में नहीं घुलना है, बल्कि ब्लड प्लाज्मा में ही घुलना है। तो पोषक पदार्थों का भी परिवहन ब्लड के प्लाज्मा के द्वारा किया जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन ब्लड के प्लाज्मा के द्वारा किया जाता है, हार्मोन का भी परिवहन ब्लड के प्लाज्मा के द्वारा भी किया जाता है। अब ब्लड प्लाज्मा ना कहकर हम इसे ब्लड भी कर सकते हैं। ठीक है, ब्लड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहां पर? समझ गए? तो ब्लड प्लाज्मा क्या है और उसके क्या कार्य हैं, और उसकी जांच करके बीमारियों का पता कैसे लग जाता है, ये बात समझे कि नहीं समझे? और एक बात और समझिए कि कोई भी बीमारी होता है ना, उस बीमारियों के दौरान शरीर में कोई ना कोई केमिकल जरूर बनता है। कोई भी बीमारी, टाइफाइड हो गया, टीबी हो गया, कोई भी बीमारी होगा, तो हर बीमारी में शरीर में एक खास प्रकार के रासायनिक पदार्थ बनते हैं, और शरीर के किसी भी हिस्से में कोई रासायनिक पदार्थ बनेगा वो ब्लड में आएगा ही आएगा, क्योंकि शरीर के विभिन्न भागों में कुछ भी जाने का जो मार्ग है, जाने का जो जरिया है, वो ब्लड है। ठीक है, वो क्या है? ब्लड है। इसीलिए बीमारी में बने कोई भी रासायनिक पदार्थ अगर शरीर के विभिन्न हिस्सों में जाएगा तो वो ब्लड में आएगा ही आएगा। इसलिए कभी कभी ब्लड जांच करके बीमारी, उन रासायनिक पदार्थों को खोज करके बीमारियों का पता लगा लिया जाता है। जैसे टीबी होने पर शरीर में ट्यूबरकुलिन नामक एक रासायनिक पदार्थ बनते हैं। अगर किसी व्यक्ति को टीबी हो गया है तो उनके शरीर में एक ट्यूबरकुलिन नामक रासायनिक पदार्थ बनता है। अब ट्यूबरकुलिन रासायनिक पदार्थ बना तो वो सीधे ब्लड में आएगा, और जब ब्लड जांच करने में ट्यूबरकुलिन की स्थिति पता चलेगी, मान लीजिए डॉक्टर आपको ब्लड जांच लिखा, आपने जांच किया, उसमें ट्यूबरकुलिन की स्थिति पता लग गया, तो निश्चित तौर पर पता लग गया कि व्यक्ति को टीबी हो चुका है, क्योंकि इसके ब्लड में ट्यूबरकुलिन मिला है। तो ब्लड जांच करने का मतलब खासकर ब्लड के प्लाज्मा को ही जांच करना होता है। और ब्लड के प्लाज्मा को जांच करके बीमारियों का पता कैसे लग जाता है? तो पहली स्थिति पता है कि हर बीमारी में प्लाज्मा का जो केमिकल कंपोजिशन है, रासायनिक संगठन है, उसमें बदलाव आ जाता है। दूसरी स्थिति यह है कि बीमारी में कोई न कोई रासायनिक पदार्थ बनते हैं, और वो सबसे पहले अगर कहीं आएगा तो कहां पर आएगा? ब्लड में आएगा। इस बात को आप समझे कि नहीं समझे? ब्लड प्लाज्मा को समझ चुके हैं? क्या ब्लड प्लाज्मा में कॉपर पाया जाता है? एक बार देखिए सरसरी निगाह से क्या पाया जाता है। नोट क्या बाजी? हाँ, बेच लिया है। चार्ज है ना सब? हो हाँ, बहुत डिस्चार्ज हो गया है। बहुत लड़का कॉल करके पूछता है सर बहाली कब आएगा, जैसे मतलब बहाली आएगा उसका मेरिट बनते बनते बचेगा। ठीक है, तो एकदम चार्ज रहिए कि बहाली आएगा, जब भी आएगा एक सीट हमारा होगा। ये बहाली आएगा तब हम पढ़ेंगे, बहाली आएगा, आएगा ही आएगा। हालांकि कब आएगा, क्यों नहीं आ रहा है, ये हमारे रेंज से बाहर का बात है। ठीक है, ये सब बात रोशनी सर बताएंगे कब बहाली आएगा, कैसे आएगा। कभी कभी ये प्रश्न स्टूडेंट हमसे कर देता है, तो हम तो सीधा कर देते हैं कि बोर्ड में कोई नहीं हमको पहचानता ना हम किसी को पहचानते हैं, हम कैसे बता सकते हैं कब बहाली आएगा। जो भी जानकारी है अखबार पढ़कर हम भी जानकारी प्राप्त करते हैं, आप भी अखबार पढ़ते होंगे, वही जानकारी हमारे पास रहती है, लेकिन अंदर का खबर रोशन सर को आता है। ठीक है, क्लियर हो गया प्लाज्मा? तो हमने ब्लड को 2 हिस्सों में बांटे थे, एक सेल्स या कॉर्पोसेल्स जो कि आधे से भी कम था, कितना, और प्लाज्मा कितना, 55%। अरे काय लगा रहे, जाने दीजिए ना, साफ दरोगा बन पाएगा तब काय लगा रहे हैं। आइए पर आप अपना टेंशन लीजिए, दूसरा का टेंशन छोड़िए। हाँ, जनरल कंपटीशन तैयारी करते एकदम स्वार्थी बन जाइए, स्वार्थी हम पढ़ेंगे दूसरा डिस्टर्ब करेंगे। ठीक है, आइए एकदम स्वार्थी बन करिए, जितना स्वार्थी बनिएगा उतना ज्यादा आपको फायदा है दोस्तों। आइए जो कहिएगा भैया आज नहीं जाइएगा तो हम भी नहीं जाएंगे, ठीक है, भैया आज नहीं पढ़िएगा तो हम भी छोड़ देते हैं, ऐसा मत करिए। आप अपना तैयारी बेहतरीन बना रखिए, और तैयारी को इतना आसान बना दिया है कि इससे आसान हो नहीं सकता है। पूरा पढ़ा देते हैं, क्वेश्चन करवा देते हैं, आपका काम सिर्फ क्वेश्चन याद करना, इससे आसान नहीं हो सकता कुछ। तो 2 भागों में बांटे थे, सेल्स या कॉर्पोसेल्स, और दूसरा कौन? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में कोई दिक्कत नहीं। अब सेल्स पर आ जाते हैं, कॉर्पोसेल्स पर। अब ब्लड सेल्स या कॉर्पोसेल्स की बात करें तो ब्लड में 3 प्रकार के सेल्स होते हैं, 3 प्रकार के, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स, और प्लेटलेट्स। ठीक है, और प्लेटलेट्स। तो रक्त में कोशिकाओं के 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, और तीनों प्रकार के कोशिकाएं के कार्य भी अलग अलग है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ब्लड एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, नहीं है, क्योंकि टिश्यू का परिभाषा हम पढ़े थे कि एक ऊतक में एक ही प्रकार की कोशिकाएं मौजूद रहती हैं। लेकिन जब हम पौधों में जाइलम फ्लोएम पढ़ते याद है ना, जाइलम में 4 प्रकार की कोशिकाएं मौजूद थी, और उन चारों के कार्य भी अलग अलग थे।
तो ब्लड भी एक तरह से, जिस तरह से पौधों में जाइलम और फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यू था, उसी तरह मानव शरीर का ये एक जटिल ऊतक है। और यह इस कारण से हम कह रहे हैं क्योंकि इनमें 3 कोशिकाएं हैं। जबकि ऊतक की परिभाषा ये थी कि एक ऊतक में एक ही प्रकार के कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, लेकिन इनमें 3 प्रकार की कोशिकाएं हैं और तीनों के कार्य अलग-अलग हैं। तीनों के कार्य क्या हैं? अलग-अलग हैं। तो आइए अब एक-एक करके हम कोशिकाओं को देखते हैं कि इनकी क्या विशेषताएं हैं और ये कौन से कार्यों को हमारे शरीर में अंजाम देते हैं। लेकिन इतना क्लियर हो जानी चाहिए कि ब्लड में कितने प्रकार की कोशिकाएं होती है। क्या तीनों प्रकार की कोशिकाएं एक समान है? नहीं। तीनों प्रकार की कोशिकाओं के आकार और आकृति क्या होती है? अलग-अलग होती है। तीनों प्रकार की कोशिका के कार्य क्या होते हैं? अलग-अलग होते हैं। और इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण है दोस्तों वह आपका है आरबीसी। आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स, रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स या रेड ब्लड सेल्स। इसका वैज्ञानिक नाम इरेथ्रोसाइट है। ठीक है, इरेथ्रोसाइट्स है। ठीक है, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? इरेथ्रोसाइट है। सबसे लास्ट लाइन में इरेथ्रोसाइट का जिक्र हुआ होगा नोट में। तो आरबीसी ये प्रचलित नाम है, लेकिन साइंटिफिक नाम इसका क्या है? इरेथ्रोसाइट है। क्या है दोस्तों? इरेथ्रोसाइट है। और रक्त में 3 प्रकार की कोशिकाएं हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। रक्त में 3 प्रकार की कोशिकाएं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हैं। उनमें सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कोशिका कौन है? आरबीसी। सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कोशिका आरबीसी। आरबीसी की मात्रा 45 से 50 लाख, 45 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर, प्रति घन मिलीमीटर। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जिस तरह ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल और यूरिया कितना है इसका मापन 100 ml ब्लड में होता है, ठीक उसी तरह ब्लड में कोशिकाएं कितना है इसका मापन कितने ब्लड में होता है। यानी कि कोशिकाओं की जो संख्या मापी जाती है, कोशिकाओं की जो संख्या मापी जाती है वो 1 घन मिलीमीटर क्यूब में मापी जाती है। और 1 घन मिलीमीटर में कितने आरबीसी कोशिकाएं होती है? 45 से 50। 1 घन मिलीमीटर में कितने कोशिकाएं पाई जाती है? 45 से 50 लाख। तीनों प्रकार की कोशिका में सबसे ज्यादा मात्रा में ब्लड में कौन कोशिकाएं होते हैं? आरबीसी होते हैं। 3 प्रकार की कोशिका में ब्लड में सबसे ज्यादा कौन कोशिकाएं होते हैं? आरबीसी कोशिकाएं होते हैं। 1 घन मिलीमीटर में कितने आरबीसी कोशिकाएं होते हैं? 45। अब मेल और फीमेल में थोड़ी स्थितियां भिन्न होती है। फीमेल बॉडी में ब्लड की भी मात्रा थोड़ी कम होती है और आरबीसी की मात्रा निश्चित तौर पर क्या हो जाएगा? ब्लड। हालांकि एक स्वस्थ और वयस्क व्यक्ति के शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, जो शरीर के वजन का 7% होता है। शरीर के वजन का यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जितना वजन है उसका 7% वजन किसका होता है? ब्लड का होता है। किसका होता है? और एक वयस्क व्यक्ति जो स्वस्थ है उसके शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। और अगर हम फीमेल बॉडी को देखें तो फीमेल बॉडी में थोड़ा ब्लड मेल बॉडी की तुलना में क्या होता है? कम होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि आरबीसी की मात्रा फीमेल बॉडी में थोड़ा क्या होगा? कम होगा। क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिए कि इन आरबीसी का, रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स का निर्माण जो होता है दोस्तों, ठीक है, इसका जो निर्माण होता है हमारे अस्थि मज्जा में होता है। किसमें होता है? अस्थि मज्जा में होता है, बोन मेरो में होता है। और आपको बताए थे दूसरा चैप्टर टिश्यू वाले में कि बोन मेरो भी 2 प्रकार के होते हैं, रेड बोन मेरो, येलो बोन मेरो। रेड बोन मेरो और तो रेड बोन मेरो में ही निर्माण होता है किसका? आरबीसी का। किसका निर्माण होता है? आरबीसी का। तो आरबीसी कोशिकाओं का निर्माण मानव के अस्थि मज्जा में होता है और अस्थि मज्जा 2 प्रकार के होते हैं। तो लाल अस्थि मज्जा में, रेड बोन मेरो में निर्माण होता है किसका? आरबीसी का। निर्माण होता है किसका? आरबीसी का। उसके बाद यह आरबीसी कोशिकाओं की जो आयु होती है दोस्तों, इन आरबी कोशिका का जो लाइफ साइकिल होता है वह न्यूनतम कितना? 90 दिन, अधिकतम कितना? 120 दिन। आरबीसी कोशिकाओं की आयु कितनी होती है? 90 से 120 दिन। और उसके बाद यह दोस्तों मृत हो जाते हैं कहां पर जाकर? लीवर तथा स्प्लीन में। लीवर तथा स्प्लीन में। स्प्लीन को हम क्या कहते हैं? पिलहा कहते हैं। क्या कहते हैं? पिलहा कहते हैं। पिलहा हमारे शरीर के एब्डोमिनल कैविटी यानी कि उदर गुहा में पाई जाने वाला एक अंग है। और पिलहा दोस्तों एक ऐसा अंग है कि जिसके कार्यप्रणाली पूरी तरह से अभी भी यानी आज वर्तमान समय में भी स्पष्ट नहीं हुआ है। तो आरबीसी निर्मित कहां होते हैं? बोन मेरो में। इसकी आयु कितनी होती है? 90 से 120 दिन होती है। और ये अपनी आयु जब इनकी पूरी हो जाती है तो किस स्थान पर जाकर मृत हो जाते हैं? लीवर या पिलहा में। इसलिए लीवर और पिलहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। लीवर और पिलहा को क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और अगर हम निर्माण का हुआ आयु कितनी है और यह मृत कहां पर हो जाएगा ये तो आप समझ गए। लेकिन अगर दूसरी स्थिति में अगर इन कोशिकाओं को देखें, आरबीसी की कोशिकाओं को देखें तो आरबीसी कोशिकाओं की जो आकृति होती है वह उभय अवतल होती है। क्या होती है? उभय अवतल होती है। क्या होती है दोस्तों? उभय अवतल होती है। मतलब बायकोनिकेव होता है। उभय अवतल मतलब इस तरह की आकृति होता है उसे क्या कहते हैं? उभय अवतल कहते हैं। ठीक है, इधर भी अवतल, इधर भी अवतल, इधर भी अवतल, इधर भी अवतल यानी बायकोनिकेव। तो उभय अवतल आकृति की होती है। आरबीसी की कोशिकाओं को अगर माइक्रोस्कोप से हम देखें, आरबीसी की कोशिकाओं को अगर माइक्रोस्कोप से देखें तो उसकी आकृति हमें किस तरह की नजर आएगी? उभय अवतल आएगी, जिसका व्यास दोस्तों 7 माइक्रोमीटर और इसकी कोशिका की मोटाई जो होती है वो कितनी होती है? 2 माइक्रोमीटर होती है। कितनी होती है? 2 माइक्रोमीटर। अब ध्यान दीजिए कि इस कोशिका की प्रकृति अन्य 2 जो कोशिकाएं हैं डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट उसकी तुलना में बहुत ज्यादा अलग होती है। हम इनके कोशिकाओं को 2 विशेषताओं को समझने की प्रयास करेंगे। सबसे बड़ी कि मानव यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बना हुआ जीव है कि नहीं है? हम जान चुके हैं मोंडा किंगडम के अलावा जितने भी किंगडम के जीव हैं सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बने हैं। अर्थात मानव के शरीर में भी जितने कोशिकाएं हैं क्या है? यूकैरियोटिक। निश्चित तौर पर अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीसी कैसी कोशिकाएं हैं, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक, तो यूकैरियोटिक कोशिका है। लेकिन आरबीसी यूकैरियोटिक कोशिकाओं के होते हुए इसमें पूरा का पूरा लक्षण किसका है? प्रोकैरियोटिक। अर्थात जो आरबीसी कोशिकाएं हैं उसके भीतर न केंद्रक पाए जाते हैं न माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। सीधा याद रखना है कि आरबीसी के भीतर राइबोसोम के अतिरिक्त कुछ भी, आरबीसी के कोशिकाओं के भीतर न तो न्यूक्लियस पाया जाता है यानी केंद्रक विहीन कोशिका है आरबीसी, माइटोकॉन्ड्रिया विहीन है आरबीसी, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सभी कोशिकीय संरचना का अभाव होता है। और इस तरह से ये यूकैरियोटिक कोशिका है। लेकिन लक्षण पूरा किस कोशिकाओं से मिला है? प्रोकैरियोटिक से। यानी आरबीसी कोशिकाओं के भीतर राइबोसोम के अतिरिक्त और कोई भी कोशिका अंगक होता ही, हालांकि पूरे कोशिका में साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव भरा पड़ा रहता है। ये नहीं समझा कि कोशिका द्रव भी नहीं है, लेकिन उन कोशिका द्रव में जो कई सारे संरचनाएं होते हैं जो आप पढ़े हुए हैं उनमें आरबीसी को अगर देखिएगा तो राइबोसोम के अतिरिक्त इसमें कुछ भी नहीं है। राइबोसोम के अतिरिक्त इसमें कुछ भी नहीं है। क्लियर हो गया? अब अगर इसमें राइबोसोम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है तो माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है। और आप जानते हैं कि कोशिका में ऑक्सीजन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया का होना
यानी कि आरबीसी में कभी भी ऑक्सीशोषण होना संभव है, यानी हमारे रक्त कोशिका आरबीसी में हमेशा अनऑक्सीशोषण ही होता है, क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव है। हमारे रक्त कोशिका आरबीसी में हमेशा कैसा शोषण होता है? अनऑक्सीशोषण होता है। हमेशा कैसा शोषण होता है? अनऑक्सीशोषण होता है। तो आरबीसी कोशिकाओं की आकृति कैसी होती है? उभय अवतल होती है। इसका व्यास कितना होता है? 7 माइक्रोमीटर होता है। इसकी मोटाई कितनी होती है? 2 माइक्रोमीटर होती है। इसकी मोटाई कितनी होती है दोस्तों? 2 माइक्रोमीटर होती है। और इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता समझे कि इन कोशिका में ना तो केंद्रक है ना तो माइटोकॉन्ड्रिया है, अर्थात राइबोसोम के अतिरिक्त इसके कोशिका द्रव्य में और कुछ भी नहीं है। अब आप ध्यान दीजिए कि आरबीसी के कोशिका द्रव्य में राइबोसोम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, लेकिन एक ऐसी महत्वपूर्ण चीज है जो अन्य किसी रक्त कोशिकाओं में नहीं है। आरबीसी कोशिका के कोशिका द्रव्य में एक खास प्रकार के अणु जिसका नाम क्या है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी के कोशिका द्रव्य में निश्चित तौर पर राइबोसोम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। एक प्रोकैरियोटिक कोशिका की तरह है इसकी संरचना, हालांकि आरबीसी प्रोकैरियोटिक कोशिका है नहीं, लेकिन इनके कोशिका द्रव्य में एक खास प्रकार के मॉलिक्यूल्स मौजूद है जिसका नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन हमारे रक्त के आरबीसी में उपस्थित एक ऐसे अणु है जिसमें ऑक्सीजन से संयोग करने की और फिर ऑक्सीजन की छोड़ने की बहुत ही अच्छा गुण पाया जाता है। ये कहने का मतलब यह है कि आसान तरीके से ऑक्सीजन से रिएक्ट करके उसके साथ बॉन्ड बना सकता है, जरूरत पड़ने पर तुरंत उन बॉन्ड को तोड़ करके ऑक्सीजन को रिलीज कर सकता है। इस तरह का गुण वाला कोई भी अणु हमारे शरीर में उपस्थित नहीं है, यानी ऑक्सीजन से बहुत आसान तरीके से रिएक्शन करना और फिर जरूरत पड़ने पर वो जो बॉन्ड बना है इसके और ऑक्सीजन अणुओं के बीच वो बॉन्ड फिर आसानी से टूट भी जाता है। यानी कि हीमोग्लोबिन में क्षमता है कि ये ऑक्सीजन से आसानी से रिएक्शन कर लेगा और आसानी से फिर ऑक्सीजन को रिलीज भी कर देगा। और ये हीमोग्लोबिन किस कोशिका पाया जाता है? अब हीमोग्लोबिन की संरचना 2 प्रकार की होती है। एक होता है हीमेटीन। क्या हुआ? बंद कीजिए फैन। एक रचना है हीमेटीन। ध्यान दीजिए, हीमोग्लोबिन अणु किस कोशिका में पाए जाते हैं? आरबीसी में। हीमोग्लोबिन अणु किस कोशिका में पाए जाते हैं? आरबीसी में पाए जाते हैं। किस कोशिका में पाए जाते हैं? आरबीसी में पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? अब इस हीमोग्लोबिन की संरचना 2 भागों में होती है। हीमोग्लोबिन की संरचना कितने भागों से मिलकर बना है? इसका जो एक भाग है हीमेटीन वाला भाग कितना परसेंट है? और हीमेटीन एक ऐसा भाग है, आ जाओ चलते रहेगा पंखा। हीमेटीन जो है यह किसका बना हुआ है? लोहा का बना हुआ है। किसका बना हुआ है दोस्तों? लोहा का बना हुआ है। यानी हीमेटीन हीमोग्लोबिन के 5% भाग हीमेटीन का बना होता है। और ये हीमेटीन क्या है? तो ये लौह युक्त परमाणु है। क्या? लौह युक्त परमाणु है। और इसी हीमेटीन के कारण, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण आरबीसी का रंग क्या होता है? लाल होता है। आरबीसी का रंग लाल होता है उसके कोशिका द्रव्य में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। और हीमोग्लोबिन लालपन क्यों ला पाता है? तो कारण किसकी उपस्थिति? लोहा। अब कहेगा लोहा लाल क्यों है? तो लोहा प्रकृति में ही लाल है, जहां लोहा रहेगा लाल कर देगा दोस्तों। आप पढ़े होंगे कि लाल मिट्टी में लोहा की अधिकता होती है, ठीक है। और उसके बाद एक ग्रह जिसका नाम है लाल ग्रह। कौन ग्रह है? मंगल ग्रह ना, वो भी किसके कारण लाल है? लोहा कारण। यानी लोहा जहां रहेगा एकदम लालपन ला देगा दोस्तों। तो आरबीसी कोशिकाओं का जो कलर होता है वो लाल होता है। और आरबीसी कोशिकाओं का कलर लाल क्यों होता है? तो कोशिका द्रव्य में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। और हीमोग्लोबिन लाल क्यों होता है? तो इसके खास परमाणु हीमेटीन के कारण। और हीमेटीन लाल क्यों है? तो इसमें लोहा उपस्थित है और लोहा प्रकृति में ही क्या है? लाल है। हीमोग्लोबिन का 95% भाग ग्लोबिन प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? ग्लोबिन प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? ग्लोबिन प्रोटीन का बना होता है, जो इसमें कितना परसेंट होते हैं? 95%। ध्यान रखिएगा कि हीमोग्लोबिन की संरचना हूबहू एंजाइम से मिलता है। एंजाइम हमारे शरीर में मुख्य रूप से भोजन को पचाने का काम करते हैं। और एंजाइम भी मुख्यतः किसका बना है? और आप देख रहे हैं कि हीमोग्लोबिन भी मुख्यतः किसका बना हुआ है? प्रोटीन का ही बना है। यानी कि हीमोग्लोबिन की संरचना किससे मिलती है? प्रोटीन। कार्य क्या है? आरबीसी कोशिका का जो भी कार्य है वो आरबीसी कोशिका के कोशिका द्रव्य में उपस्थित हीमोग्लोबिन के द्वारा किया जाता है। हीमोग्लोबिन का सबसे बड़ी विशेषता यह आसानी से ऑक्सीजन से रिएक्ट कर सकता है, समय आने पर पुनः बॉन्ड को तोड़कर ऑक्सीजन को रिलीज कर सकता है। हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने की जिम्मेदारी किस पर है? आरबीसी पर। हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं तक श्वसन के लिए जो ऑक्सीजन की जरूरत होती है उन सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? आरबीसी का है। और आरबीसी यह काम किसके सहायता से करते हैं? यानी आरबीसी कोशिका का कार्य है हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन को पूरे शरीर के कोशिकाओं तक। क्लियर हो गया? और ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि ऑक्सीजन के अभाव में हमारे शरीर में श्वसन संपन्न नहीं हो पाएगा। और श्वसन अगर बाधित हुआ तो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहा जा सकता है। तो काफी महत्वपूर्ण कार्य आरबीसी का। और आरबीसी का कार्य अपने कोशिका द्रव्य में स्थित हीमोग्लोबिन की सहायता से करते हैं। और अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा देखें तो हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 से 16 ग्राम होता है 100 ml ब्लड में। यानी हीमोग्लोबिन की मात्रा भी कितने ब्लड में मापा जाता है? 100 ml ब्लड में मापा जाता है। और 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन कितना? 12 से 16 ग्राम। और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.3 ग्राम ऑक्सीजन को ढोने की क्षमता रखता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.3 ग्राम ऑक्सीजन, 1.3 ग्राम नहीं मिलीलीटर, 1.3 मिलीलीटर ऑक्सीजन को ढोने की क्षमता रखता है। रक्त में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति कितनी होती है? 12 से 16 ग्राम होती है। कितने ब्लड में? 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को ढो सकता है? 1.3 मिलीलीटर को ढो सकता है। कितने को ढो सकता है? 1.3 मिलीलीटर को। अब ध्यान दीजिए कि आरबीसी कोशिकाओं पर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, वो ये कि सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाना। लेकिन आप जानते हैं कि जब हम ब्लड डोनेट करते हैं या कभी कभी ब्लड किसी कारणवश घायल होने के कारण या कट जाने के कारण हमारे शरीर से क्या निकलने लगता है? ब्लड निकल। तो जब आप ब्लड डोनेट करते हैं या किसी कारणवश आपके शरीर से ब्लड बाहर निकलता है, तो वैसी स्थिति में आपके शरीर में ब्लड घट गया तो आरबीसी भी घट गया। अब आरबीसी अगर घट गया दोस्तों तो निश्चित तौर पर ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब कभी आप ब्लड डोनेट करते हैं या किसी कारणवश आपका ब्लड शरीर से बाहर निकलता है तो वैसी परिस्थिति में ब्लड की कमी हो जाएगी शरीर में।
और ब्लड का कमी का मतलब सभी चीजों की कमी, ब्लड प्लाज्मा की कमी, कोशिकाओं की कमी। तो अगर ब्लड की कमी हुआ तो निश्चित तौर पर आपके शरीर में आरबीसी कोशिकाओं की भी क्या हो जाएगी, और अगर आरबीसी कोशिकाओं की कमी हो जाएगी तो मतलब हुआ जितना ऑक्सीजन पहले कोशिकाओं तक पहुंचा रहा था क्या उतना ही पहुंचाते रहेगा कि वो भी घट जाएगा, वो भी घट जाएगा। और अगर ऑक्सीजन पहुंचाने की व्यवस्था घट गई है तो निश्चित तौर पर श्वसन में बाधा उत्पन्न होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों, ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता है? तो आपको बताते हैं कि आरबीसी का निर्माण जो है, आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण कहां होता है? अस्थि मज्जा में होता है। कौन अस्थि मज्जा में होता है? लाल अस्थि मज्जा में। तो लाल अस्थि मज्जा में प्रतिदिन 30 लाख आरबीसी कोशिका का निर्माण होता है। 30 लाख आरबीसी का निर्माण होता है प्रतिदिन। हमारे शरीर में कितने आरबीसी बनते हैं? 30 लाख। और इतने ही रोज मर भी जाते हैं। यानी मानव के शरीर में प्रतिदिन 24 घंटा में 30 लाख आरबीसी कोशिकाएं निर्मित होते हैं और इतनी ही संख्या में क्या हो जाते हैं? मृत हो जाते हैं। इतनी ही संख्या में क्या हो जाते हैं? मृत हो जाते हैं। लेकिन जब कभी हम ब्लड डोनेट करते हैं, जब किसी कारणवश हमारे शरीर से ब्लड निकलता है तो आरबीसी के निर्माण प्रक्रिया में तेजी आ जाती है। आरबीसी के निर्माण प्रक्रिया में तेजी आ जाने के कारण ऑक्सीजन का सप्लाई कभी शरीर में बाधित नहीं होता है, ब्लड डोनेट करने के बावजूद भी और ब्लड का किसी कारणवश शरीर के बाहर निकल जाने के बावजूद भी। अब वैसे नहीं कि 5 लीटर होता है 2.5 लाख लीटर निकाल देंगे तब तो गड़बड़ाएगा ही स्थिति। लेकिन साधारणतः अगर शरीर में किसी कारणवश ब्लड बाहर निकल रहा है, चाहे डोनेट ही क्यों ना हो रहा है, तो वैसी स्थिति में आरबीसी की निर्माण प्रक्रिया में क्या जाती है? तेजी आती है। और औसतन समान अवस्था में प्रतिदिन कितने आरबीसी कोशिकाओं का निर्माण होता है? 30 लाख आरबीसी कोशिकाओं का निर्माण होता है और इतने ही कोशिका रोज मृत भी हो जाते हैं। समझ गए आरबीसी को? कोई दिक्कत नहीं ना? आइए देखिए आरबीसी में हमें किन किन बातों को याद रखना अति आवश्यक है। सबसे पहले आरबीसी का साइंटिफिक नेम क्या है? इरेथ्रोसाइट। आरबीसी का साइंटिफिक नाम क्या है? इरेथ्रोसाइट। शरीर में स्थित 3 प्रकार के कोशिकाओं में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन कोशिका? आरबीसी कोशिका पाई जाती है। आरबीसी कोशिका का निर्माण बोन मैरो में होता है। किस बोन मैरो में? रेड बोन मैरो में। प्रतिदिन कितने आरबीसी कोशिका का निर्माण होता है? 30 लाख। और आरबीसी कोशिका का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और इसका लाइफ कितना दिन है? आरबीसी कोशिकाएं किस स्थान पर जाकर मृत हो जाते हैं? लीवर और पिल्हा में, जिसके कारण लीवर और पिल्हा को आरबीसी का कब्रिस्तान। हालांकि मुख्य रूप से कब्रिस्तान कौन है? स्प्लीन है, यानी कि पिल्हा है। आरबीसी कोशिका को अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो किस आकृति का नजर आएगा? उभय अप्पल नजर आएगा। आरबीसी यूकैरियोटिक कोशिका होने के बावजूद इन कोशिकाओं के भीतर राइबोसोम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होते हैं, अर्थात मिलता जुलता है प्रोकैरियोटिक कोशिका की तरह। क्योंकि आरबीसी के अतिरिक्त इन कोशिकाओं में कुछ भी नहीं होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होते हैं, अतः इनमें ऑक्सीजन की कोई व्यवस्था नहीं है। यानी जो आरबीसी सबको ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन पहुंचाता है, बेचारा उसको हमेशा अनऑक्सीजन करना पड़ता है। देख रहे हैं ना? यानी जो कोशिकाएं सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की व्यवस्था करता है, उन कोशिकाओं के लिए ऑक्सीजन कोई काम का नहीं है, क्योंकि उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। उसके बाद आरबीसी की कोशिका में निश्चित तौर पर आरबीसी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा चीज है जो और किसी में नहीं है। इनके कोशिका द्रव्य में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की संरचना कितने भागों में? 2 भागों में। 95% भाग किसका बना होता है? ग्लोबिन का 5%, हीमेटिन का 5% किसका बना होता है? अब हीमोग्लोबिन में एक खास विशेषता होती है, हीमोग्लोबिन में एक खास विशेषता होती है कि ये आसानी से ऑक्सीजन से रिएक्ट कर सकता है और आसानी से ऑक्सीजन को बॉन्ड तोड़ करके ऑक्सीजन को क्या कर सकता है? रिलीज कर सकता है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितना? 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना? हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी का रंग क्या होता है? हीमोग्लोबिन का रंग लाल क्यों होता है? एक तो देखिए रक्त का रंग लाल होता है किसके कारण? आरबीसी का रंग लाल होता है किसके कारण? हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है किसके कारण? अलोहा प्रकृति में ही। क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिए कि प्रत्येक दिन हमारे शरीर में 30 लाख आरबीसी बनते हैं अस्थि मज्जा में और उतने ही मृत हो जाते हैं लीवर और पिला में जाकर। लेकिन आरबीसी के निर्माण प्रक्रिया में कब तेजी आ जाएगी? ठीक है, तो निर्माण प्रक्रिया में तेजी आ जाती है जब कभी हम ऊंचाई पर चले जाएंगे। ऊंचाई पर जब चले जाते हैं तो ऊंचाई पर जाने से ऑक्सीजन कम हो जाता है। ऑक्सीजन कम हो जाता है। ऑक्सीजन कम हो जाने के कारण शरीर में ऑक्सीजन कम जाता है, तो उस समय आरबीसी की संख्या हमारे शरीर में बढ़ने लगती है। आरबीसी की संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़ करके वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को कैच करना चाहता है। क्योंकि आप जानते हैं ना कि हम जितना ऑक्सीजन लेते हैं ना उसका संपूर्ण ऑक्सीजन आरबीसी ग्रहण नहीं करता है। सांस के माध्यम से जो 21% ऑक्सीजन लेते हैं अंततः उसका 15 से 16% ऑक्सीजन पूरा क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। तो ऊंचाई में ऐसी स्थिति से बचने के लिए आरबीसी की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है कि जो भी ऑक्सीजन आए उसमें अधिक से अधिक को तुरंत क्या कर ले? ग्रहण कर ले, कम से कम को क्या हो? बाहर निकल ले। तो ऊंचाई पर जाने से आरबीसी की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया ना? रक्तस्राव होने पर आरबीसी की निर्माण प्रक्रिया में क्या आ जाएगी? तेजी आ जाएगी। रक्तस्राव होने पर आरबीसी की संख्या नहीं बढ़ेगी, निर्माण प्रक्रिया में तेजी आ जाएगी ताकि जितना आरबीसी निकला उसकी मात्रा पुनः स्थिर हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, अर्थात पहले के बराबर हो जाए। क्लियर हो गया आरबीसी? पर एक बार सचरी निगाहों से मॉडर्न हिस्ट्री कब से स्टार्ट होगा? सब कुछ स्टार्ट होगा दोस्तों। पहले बायोलॉजी का मजा लीजिए ना। क्या आकाश कुमार, मनीष कुमार, रजक, राहुल, बरन, न दिक्कत होगा। आरबीसी में क्वेश्चन बनाते हैं कि ना? बन जाता है ना? कोट सब निकाल लिया ना? वाले निकाल लिए, पंखा से स्थिति खराब है। आज का पेपर का हेडलाइन था कि कल से टेम्परेचर में 5 डिग्री गिरावट होगी। आज का अखबार पढ़े कि ना? यही देखिए 1-2 नंबर अखबार पढ़ने से आ जाता है। अखबार सब पढ़ा कीजिए, ठीक है? समय मिलता नहीं तो 3 बार में पढ़ा कीजिए। एक सुबह अखबार आए तब पढ़ लीजिए, दोपहर कभी मौका मिल जाए तब पढ़ लीजिए, रात को सोते समय पढ़ लीजिए। इससे 2 फायदा होगा, एक फेसबुक या अन्य कोई सोशल साइट का जो एडिक्शन लोगों को हो जाता है वो भी छूटेगा और नॉलेज भी बढ़ेगा। कई स्टूडेंट को देखे हैं सोशल साइट का एकदम बहुत ज्यादा लत लगा हुआ है, 1 मिनट भी फ्री हुआ ओनली फेसबुक पर जाकर जाता है।
अब फेसबुक यूट्यूब सब ऐसी चीजें जो कभी खत्म ही नहीं होगा, आप देखते रहिए दिखाते रहेगा। नहीं जी, तो किन्हीं को भी सोशल मीडिया, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है किसी भी नाम से, अगर उसके प्रति आपका लत लग गया है, ठीक है, तो उस लत को छुड़ाने का सबसे आसान तरीका है अखबार पढ़िए। मोबाइल का सारा नोटिफिकेशन बंद रखिए, सारा का सारा, बस दरोगा बन जाएगा। उसके बाद जो करना करिएगा ना, दरोगा तक उस पर कंट्रोल रखिए, क्योंकि फेसबुक सबसे कुछ होता है कुछ नहीं होगा। यानी स्टूडेंट लाइफ तो सब कुछ होता नहीं है, तो जब किसी को होगा नहीं होगा तो फिर कायल उसमें लगे हुए हैं झूठ मूठ के। और अब तो सोशल मीडिया करंट मार भी होने लगा है, कुछ भी गड़बड़ हुआ सोशल मीडिया पर मार हो रहा है घर के चौखट पर। क्या एक बार तो कोचिंग में आया तो मार हो गया, तुम जानने चाहे क्या मार हुआ, तो व्हाट्सएप पर कुछ गलत लिख दिया था, फिर इसमें क्या तो गलत लिखा तो उसका गलत एक्सपाइल लिख देता, मारने क्या। ठीक है, यानी सोशल मीडिया पर जो कुछ हुआ उसका जवाब देने के लिए फील्ड पर उतर जाता है आदमी, ये सब बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऑनलाइन वाला करा कि हम लोगों का ध्यान दीजिए, आप लोगों पर पूरा ध्यान है तो ठीक है, लेकिन हम ध्यान देंगे आपको लगभग करेगा हम ध्यान दे रहे हैं क्या। आ जाए दूसरे कोशिका पर, आरबीसी समझ लेना, डब्ल्यूबीसी हला मत करिए, डब्ल्यू हला क्या करें, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेस। फिर हम बोले कि अपना से मतलब रखिए, तो फिर दूसरा से मतलब रख रहे हैं आप लोग। व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेस, जो भी आपका ना कर लीजिए, और इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है ल्यूकोसाइट्स। आरबीसी का इलेक्ट्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट्स। और ब्लड में जो 3 प्रकार के कोशिकाएं हैं, उन 3 प्रकार के कोशिकाओं में सबसे कम संख्या इसी की होती है, अर्थात रक्त में आरबीसी कोशिकाओं की संख्या सबसे ज्यादा और डब्ल्यूबीसी कोशिकाओं की संख्या सबसे कम होती है। इसकी संख्या की अगर बात करेंगे, इसकी संख्या मात्र 6000 से लेकर के 10000 होता है। कितना? 1 घन मिलीमीटर ब्लड में, 1 घन मिलीमीटर में जहां आरबीसी 45 से 50 लाख था, वहीं डब्ल्यूबीसी 6 से 10,000 ही होता है। अर्थात रक्त में किन कोशिकाओं की संख्या सबसे कम होती है? डब्ल्यूबीसी की संख्या सबसे कम होती है। इन कोशिकाओं की बात करें तो ये कोशिकाएं आरबीसी की तरह नहीं है। इन कोशिकाओं के भीतर सभी कोशिका अंगक मौजूद रहते हैं, अर्थात न्यूक्लियस भी मौजूद रहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद रहते हैं, लेकिन आरबीसी की तरह हीमोग्लोबिन मौजूद नहीं होते हैं। और इसी हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण इसका रंग क्या है? व्हाइट है। और हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही आरबीसी का रंग क्या था? लाल था। तो डब्ल्यूबीसी आरबीसी के कोशिका से बिल्कुल अलग कोशिकाएं हैं, और ये बिल्कुल यूकैरियोटिक कोशिकाओं वाला लक्षण सारा इसमें मौजूद है। अर्थात ये केंद्रक युक्त कोशिकाएं हैं, माइटोकॉन्ड्रिया युक्त कोशिकाएं हैं, इनमें हमेशा ऑक्सीश्वसन होगा क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया है। अब डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं जो है दोस्तों, हमारे ब्लड में जो डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं हैं वो सारे डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं एक जैसे नहीं होती। मानव के रक्त में जो डब्ल्यूबीसी है वो सारे डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं एक जैसे नहीं होते हैं। और दूसरी बात कि आप आरबीसी के कोशिकाओं की आकृति देखे थे, उभयअवतल था। आरबीसी की कोशिकाओं की आकृति क्या था? उभयअवतल था। लेकिन इसके कोशिकाओं की आकृति पल पल बदलती रहती। यानी आप कह सकते हैं कि डब्ल्यूबीसी कोशिकाओं की आकृति निश्चित नहीं रहती है, इनके कोशिकाओं की आकृति पल पल बदलती रहती है। एक आप प्रोटोजोआ का नाम जानते होंगे, अमीबा, या तक भूल गए? अमीबा भी एक ऐसी कोशिकाएं हैं, एक कोश के जीव है, जिनके कोशिकाओं की आकृति लगातार क्या होती रहती है? बदलती रहती है। वही हाल हमारे शरीर के इस डब्ल्यूबीसी कोशिका का है। डब्ल्यूबीसी कोशिकाओं की आकृति भी लगातार बदलती रहती है। ये अनियमित आकृति की होती है, लेकिन इसमें यूकैरियोटिक कोशिकाओं का सारा लक्षण मौजूद है। इनमें न्यूक्लियस होता है, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, हालांकि आरबीसी की तरह इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। अब आइए कि जितने भी डब्ल्यूबीसी हमारे रक्त में है, जितने भी डब्ल्यूबीसी हमारे रक्त में है, वो सारे डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं एक जैसे नहीं होते हैं। वो सारे डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं एक जैसे नहीं होते हैं। तो कैसे होते हैं इसको आप समझ लीजिए। कुछ डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं ऐसे होते हैं, कुछ डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं ऐसे होते हैं जिनके कोशिका द्रव में छोटे छोटे कण समान रचना पाया जाता है। यानी कुछ डब्ल्यूबीसी ऐसे हैं जिनके कोशिका द्रव में महीन कणों के समान संरचनाएं मौजूद है। और ऐसे डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं जिनके कोशिका द्रव में महीन कण की समान संरचनाएं मौजूद है, उसे हम कणयुक्त डब्ल्यूबीसी और अंग्रेजी में ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। ऐसी डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं जिनके कोशिका द्रव में महीन कण की समान संरचनाएं मौजूद है, उसे हम ग्रेनुलोसाइट्स डब्ल्यूबीसी कहते हैं या कणयुक्त डब्ल्यूबीसी कहते हैं। जबकि कुछ डब्ल्यूबीसी ऐसे हैं जिनके कोशिका द्रव में कोई कण वाली संरचना मौजूद नहीं है। कुछ डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं ऐसे हैं जिनमें कोई कण के समान संरचना नहीं पाए जाते हैं, और उसे हम कहते हैं दोस्तों कणविहीन डब्ल्यूबीसी। उसे क्या कहते हैं? कणविहीन डब्ल्यूबीसी या ए ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, ए ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ए ग्रेनुलोसाइट। तो क्या मानव के शरीर के रक्त में जितने भी डब्ल्यूबीसी हैं, सभी डब्ल्यूबीसी एक जैसे हैं? नहीं। डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। ऐसे डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं जिनके कोशिका द्रव में कण के समान छोटे छोटे कणों के समान संरचनाएं मौजूद है, उसे हम क्या कहते हैं? जिसके कोशिका द्रव में, जिस डब्ल्यूबीसी के कोशिका द्रव में कोई कण के समान संरचनाएं मौजूद नहीं, उसे क्या कहते हैं? अब ग्रेनुलोसाइट्स भी दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। न्यूट्रोफिल या इसको एम्फोफिल भी कहते हैं। न्यूट्रोफिल या एम्फोफिल। एम्फोफिल का मैं एल छूट गया तो लगा लीजिएगा। न्यूट्रोफिल या एम्फोफिल। दूसरा इओसिनोफिल या इसको कहते हैं दोस्तों एसिडोफिल। इसको क्या कहते हैं? एसिडोफिल। इओसिनोफिल या एसिडोफिल। और तीसरा है आपको बेसोफिल। तीसरा है आपको ऐसे डब्ल्यूबीसी जिनके कोशिका द्रव में महीन कण के समान संरचना है, उसे ग्रेनुलोसाइट कहते हैं। ग्रेनुलोसाइट प्रकृति के आधार पर, किसके आधार पर? प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार के? अर्थात जो ग्रेनुलोसाइट अम्लीय होते हैं उसको इओसिनोफिल कहते हैं, जो क्षारीय होते हैं उसे बेसोफिल कहते हैं, जो उदासीन होते हैं उसे न्यूट्रोफिल कहते हैं। यानी कि ग्रेनुलोसाइट का जो बंटवारा किया गया था, वह बंटवारा अम्लीय, क्षारीय और उदासीनता के आधार पर किया गया है। जो ग्रेनुलोसाइट अम्लीय होते हैं उसे एसिडोफिल या इओसिनोफिल कहते हैं, जो क्षारीय होते हैं उसे बेसोफिल कहते हैं, जो उदासीन होते हैं उसे न्यूट्रोफिल कहते हैं। उदासीन होने का मतलब pH 7 के बराबर होना। ऐश्वर्य है
आइए, रात में फिल्म देखे होंगे, क्लियर। फिल्म वाला सभी बहुत चालाक है, ठीक है। देखता है कि लोग 2 घंटा फिल्म नहीं देखेगा तो फिल्म का बढ़िया हिस्सा काटता है और उसको 20-30 मिनट का बनाएगा, पहले उसको दिखाएगा क्या, और उसके बाद अपने पूरा फिल्म देखेगा आदमी। बच के रहना है वो सबसे भी। आइए ग्रेनुलोसाइट को देखिए, सॉरी एग्रेनुलोसाइट। अब एग्रेनुलोसाइट भी 2 प्रकार के होते हैं, एग्रेनुलोसाइट 2 प्रकार के होते हैं और यह प्रकार कार्य के आधार पर है। किसके आधार पर? पहला है आपको मोनोसाइट्स, और दूसरा है आपको लिम्फोसाइट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं कुल 5 प्रकार के हो गए हैं। डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं कुल कितने प्रकार के? 5 प्रकार के हो गए हैं। डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं कुल कितने प्रकार के? न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट और, क्लियर है। अब इसकी मात्रा अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा पाया जाता है 60 से 70%, यानी कि न्यूट्रोफिल कितना परसेंट? 70%। एसिडोफिल की मात्रा 2 से 4%, बेसोफिल की मात्रा 0.5 से 2%, मोनोसाइट 2 से 8%, सही करिएगा, 2 से 8%, मोनोसाइट 2 से 8%, लिम्फोसाइट 20 से 26%, लिम्फोसाइट 20 से। तो रक्त में किस प्रकार के डब्ल्यूबीसी की मात्रा सबसे ज्यादा है? हमारे रक्त में किस प्रकार के डब्ल्यूबीसी की मात्रा ज्यादा है? न्यूट्रोफिल। हमारे रक्त में किस प्रकार के डब्ल्यूबीसी की मात्रा सबसे कम है? तो कुल 5 प्रकार के जो डब्ल्यूबीसी हमारे रक्त में मौजूद है उसमें न्यूट्रोफिल की मात्रा सबसे ज्यादा और बेसोफिल की मात्रा सबसे कम। जहां न्यूट्रोफिल पूरे डब्ल्यूबीसी का 60 से 70% है, बेसोफिल की मात्रा 0.5 से 2% है। तो कुल मिलाकर दोस्तों डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार के हो गए? 5 प्रकार के हो गए। कितने प्रकार के? और इस 5 प्रकार के डब्ल्यूबीसी में अगर सबसे बड़ी आकृति होती है तो किसकी, और सबसे छोटी आकृति? हालांकि आपको पहले बता दिया कि डब्ल्यूबीसी की आकृति निश्चित नहीं होती है, पल पल बदलती रहती है, लेकिन इनमें जो अगर हम देखें तो सबसे बड़े आकार का डब्ल्यूबीसी कौन है? सबसे छोटे आकार का डब्ल्यूबीसी कौन है? लिम्फोसाइट। सबसे बड़े आकार का मोनोसाइट, सबसे छोटे आकार का लिम्फोसाइट। क्लियर हो गया? अब आइए दोस्तों कि इनके हम कार्य को पढ़ लेते हैं। जिस तरह से आरबीसी कोशिकाओं का मुख्य कार्य प्रत्येक कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाना था, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य शरीर को बीमारियों से बचाना है। बात को समझे? आरबीसी का मुख्य कार्य सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाना था, सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन तक, सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाना था। इसीलिए और आरबीसी का मुख्य कार्य सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाना था, डब्ल्यूबीसी का जो कार्य है वो शरीर को बीमारियों से बचाना। अब शरीर को बीमारियों से बचाने के लिए ये सभी 3-5 प्रकार के जो डब्ल्यूबीसी है अलग अलग तरह से कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए कि जब हमारे शरीर में कोई हानिकारक सूक्ष्म प्रवेश कर जाएगा तो उसको मारने का काम कौन करेगा? न्यूट्रोफिल। अगर मारने में नहीं मार पाए तो तब उसके सहायता के लिए कौन आएगा? अर्थात न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट का काम है हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले हानिकारक सूक्ष्म जीवों का भक्षण करते रहना, और हानिकारक सूक्ष्म जीवों का भक्षण सबसे पहले किसके द्वारा होता है? न्यूट्रोफिल के द्वारा। अगर न्यूट्रोफिल नहीं कर पाया तब उसकी सहायता कौन करेगा? मोनोसाइट भी नहीं कर पाया तब आपको दवाई खाना पड़ेगा। क्लियर है? उसके बाद इओसिनोफिल, एसिडोफिल जो है ये नोचनी खुजली समय काम करता है। किसी व्यक्ति को नोचनी हो गया, खुजली हो गया, एलर्जी हो गया, तो नोचनी खुजली या किसी भी प्रकार के एलर्जी की स्थिति में हमारे शरीर में ये जो एसिडोफिल यानी कि इओसिनोफिल डब्ल्यूबीसी है इसकी मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, और ये हमें एलर्जी से बचाने का काम करता है, हानिकारक सूक्ष्म से बचाने का काम कौन करता है? और मोनोसाइट, इओसिनोफिल जो है वह एलर्जी से बचाने का काम करता है। बेसोफिल तो बेचारा बहुत कम है या कुछ नहीं, विशेष कुछ कर नहीं पाता है। अब लिम्फोसाइट जो है दोस्तों, लिम्फोसाइट हमारे लिम्फोसाइट पुनः 2 प्रकार के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। अब ये लिम्फोसाइट का काम है एंटीबॉडी को तैयार करना। किसको तैयार करना? एंटीबॉडी को तैयार करना। अब एंटीबॉडी क्या का? एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी एक ऐसे विशेष प्रोटीन है जो हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने का काम करता है। तो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट हानिकारक सूक्ष्मजीवों को मारता है, एसिडोफिल यानी कि इओसिनोफिल एलर्जी से बचाता है, लिम्फोसाइट 2 प्रकार के होते हैं जो विभिन्न प्रकार के बीमारियों से बचने के लिए एंटीबॉडी बनाते हैं दोस्तों, ठीक है। और हम जो दवा खाते हैं वो दवा भी अंदर में जाकर किसका निर्माण करवाता है? एंटीबॉडी का, तब वो एंटीबॉडी हमें बीमारियों से बचाता है दोस्तों। क्लियर हो गया? अब बेसोफिल का तो कोई मात्रा नहीं था। तो डब्ल्यूबीसी के कार्यों को आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार के हैं। डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार के हैं? मुख्य 2 प्रकार के, अधिकतम 4 प्रकार का। एक हो गया ग्रेनुलो, ठीक है, ग्रेनुलोसाइट्स, और दूसरा क्या है? एग्रेनुलोसाइट्स। तो 2 प्रकार के हैं। अब डब्ल्यूबीसी जो ये 2 प्रकार के है तो ग्रेनुलोसाइट का निर्माण भी कहां होता है? अस्थि मज्जा में होता है। कहां पर होता है? अस्थि मज्जा में है, यानी कि एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल ये सभी ग्रेनुलोसाइट है। तो ग्रेनुलोसाइट्स डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहां होता है? अस्थि मज्जा में होता है। और एक ग्रेनुलोसाइट का जो निर्माण होता है वो लिम्फ नोड में होता है। कहां होता है? लिम्फ नोड में होता है। कहां पर होता है? लिम्फ नोड में होता है। कहां पर होता है? लिम्फ नोड में होता है। क्लियर हो गया? हालांकि अगर हम एक ग्रेनुलोसाइट में लिम्फोसाइट को देखें तो लिम्फोसाइट का भी निर्माण लिम्फ नोड में भी होता है, और कहां होता है? अस्थि मज्जा में होता है। और पिलहा जहां आरबीसी मर रहा था वहां पर भी होता है। यानी कि एक ग्रेनुलोसाइट मुख्य रूप से लिम्फ नोड में ही बनते हैं। एक ग्रेनुलोसाइट मुख्य रूप से कहां बनते हैं? लिम्फ नोड में ही बनते हैं। लेकिन उनमें जो लिम्फोसाइट वाला एक ग्रेनुलोसाइट है वो लिम्फ नोड के अतिरिक्त अस्थि मज्जा में भी बन जाते हैं और पिलहा में भी जाकर बन जाते हैं, और एक थाइमस ग्रंथि है उसमें भी बनते हैं। क्लियर हो गया? और विभिन्न प्रकार के जो डब्ल्यूबीसी है सबकी आयु एक समान नहीं होती है। 2 से 4 दिन से लेकर 13 से 20 दिन इसकी आयु होती है। क्योंकि डब्ल्यूबीसी अधिकतम कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। डब्ल्यूबीसी अधिकतम कितने प्रकार के? 5 प्रकार के हैं। तो 5 प्रकार के डब्ल्यूबीसी का जो आयु है वो एक समान नहीं होता है। 3 से 12 दिन से लेकर 2 से 4 दिन से लेकर 13 से 20 दिन तक इसकी आयु होती है। और डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं की मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। आरबीसी जहां एक और लीवर और स्प्लीन यानी कि पिलहा में जाकर मृत्यु हुआ था, डब्ल्यूबीसी की मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। किस कोशिका की मृत्यु, किस रक्त कोशिका की मृत्यु रक्त में ही हो जाती है? डब्ल्यूबीसी की। किस रक्त कोशिका की मृत्यु रक्त में ही हो जाती है? डब्ल्यूबीसी। तो 2 से 4 दिन से लेकर 13 से 20 दिन तक विभिन्न प्रकार के डब्ल्यूबीसी की आयु होती है, और इतनी आयु पूरी करने के बाद यह रक्त में ही क्या हो जाते हैं? क्लियर हो गया? डब्ल्यूबीसी समझे? तो आरबीसी का मुख्य काम प्रत्येक कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाना था, प्रत्येक कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाना था। डब्ल्यूबीसी का काम हमें बीमारियों से बचाना है। डब्ल्यूबीसी का काम हमें बीमारियों से बचाना है। पढ़िए तो एक बार डब्ल्यूबीसी को सरसरी निगाह से, तब उसके बाद हम तीसरी कोशिका प्लेटलेट पर आते हैं।
एड्स में लिम्फोसाइट का निर्माण नहीं होता है। यस यस, एड्स बीमारी में लिम्फोसाइट बनना बंद हो जाते हैं। नोट में 1 से 2 दिन, 13 से 20 दिन, 1 से 2 दिन दिया हुआ WBC का आयु, 1 से, और सही है, थोड़ा इधर उधर हो जाता है कभी कभी। नाम नहीं लेते हैं, नाम लेकर क्या करेंगे? नाम तो हम खुद का भी नहीं लेते हैं कभी। दरोगा बनिए ना, उसके बाद हम आपके नाम अपने टी शर्ट पर छपाएंगे और उसको पिन क्या। क्लियर? आरबीसी डब्ल्यूबीसी क्लियर? प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स केवल स्तनधारी यानी कि मेमेलिया के ब्लड में ही पाया जाता है, और आरबीसी की तरह इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। प्लेटलेट्स केवल और केवल स्तनधारी के रक्त में पाए जाते हैं, मेमेलिया के रक्त में। यानी मछली के रक्त में क्या प्लेटलेट्स है? नहीं है। बकरी के रक्त में है, क्योंकि बकरी भी मेमेलिया है। तो प्लेटलेट्स एक ऐसी रक्त कोशिकाएं हैं जो केवल स्तनधारी के ही रक्त में पाए जाते हैं। डब्ल्यूबीसी की तरह इन कोशिकाओं की आकृति भी अनियमित होती है, और आरबीसी की तरह इसमें भी केंद्र का अभाव होते हैं। ध्यान दीजिएगा, डब्ल्यूबीसी की कोशिका की आकृति, पीछे मुड़ मुड़ कर बात करें क्या है, आगे आगे नजर बोर्ड की तरफ बनाए रहिए। हाँ ठीक है, आइए दोस्तों। तो प्लेटलेट्स कोशिकाएं डब्ल्यूबीसी की तरह अनियमित आकार के होते हैं, और इनमें आरबीसी की तरह केंद्रक नहीं पाए जाते। और इन कोशिकाओं का काम है रक्त स्राव को रोकना। क्या करना? इसकी मात्रा आप देखेंगे 1.5 से 3 लाख होता है प्रति 1 घन मिलीमीटर ब्लड में। आरबीसी के बाद सबसे ज्यादा संख्या इसी की होती है, और इसका यानी प्लेटलेट्स का मुख्य काम है रक्त स्राव को रोकना। अगर कभी घायल हो गए हैं, कटपट गया है, तो रक्त बहने लगता है, और रक्त जब बहने लगता है कुछ देर के बाद अपने आप रक्त बहना रुक जाता है। वो रुक जो गया रक्त बना, उसको कौन रोका? तो जब भी कभी रक्त स्राव होता है तो प्लेटलेट्स की कोशिकाएं आपस में चिपक करके एक आवरण बना देते हैं, फिर उस आवरण को पार करके ब्लड बाहर नहीं निकल पाते। तो प्लेटलेट्स का काम है रक्त स्राव को रोकना। आरबीसी का मुख्य काम है सभी कोशिकाओं तक हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन पहुंचाना। क्लॉटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। हिंदी में कहते हैं रक्त का थक्का बनना। हिंदी में क्या कहते हैं? रक्त का थक्का बनना, जिसमें मुख्य योगदान किसका होता है? प्लेटलेट्स का होता है। जिसमें मुख्य योगदान किसका होता है? प्लेटलेट। तो रक्त स्राव रुकने की प्रक्रिया को ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग या रक्त का थक्का बनना कहते हैं। अर्थात जब तक रक्त का थक्का नहीं बन जाएगा तब तक रक्त बहना नहीं रुकेगा। तो अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर रक्त का थक्का कैसे बनता है। जब कभी घायल होने पर या कट फट जाने पर रक्त स्राव शुरू होता है, तो रक्त स्राव शुरू होने के बाद रक्त बहना तभी रुकता है जब रक्त का क्या बन जाए? थक्का बन जाए। जब तक रक्त का थक्का नहीं बनेगा तब तक रक्त बहने लगेगा, तब तक रक्त बहते रहेगा। और रक्त थक्का कैसे बनता है, तो आइए इसको भी आप समझ लेते हैं कि ब्लड सेक्रेशन के समय, रक्त स्राव के समय रक्त का थक्का कैसे बनता है। हालांकि रक्त के थक्का बनने में मुख्य योगदान किसका है? प्लेटलेट्स का। रक्त का थक्का बनने में मुख्य योगदान किसका है? प्लेटलेट्स का। अब कैसे थक्का बनता है ये आप समझिए, दिमाग पे निकले ना, आराम से समझिए। रक्त का जो थक्का बनता है ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, यानी कि कोई आसान तरीका नहीं है रक्त का थक्का बनना। रक्त का थक्का बनना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में कुल एक से लेकर के 12 कारकों का, कितने? 12 कारकों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, जिसको रोमन में वैज्ञानिकों ने एक से लेकर क्या नाम दिया है? 12। ध्यान दीजिएगा, रक्त का थक्का बनने के बाद ही रक्त स्राव रुकता है, और रक्त का थक्का बनाने में मुख्य योगदान प्लेटलेट्स का है। और रक्त का थक्का बनना बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, जिसमें कितने फैक्टर हमारे शरीर में काम करते हैं? 12 फैक्टर काम करते हैं। रक्त को थक्का बनाने में कुल 12 कारकों का योगदान है, और इन 12 कारकों को रोमन में 1 से लेकर 12 नाम दिए हैं जी वैज्ञानिकों ने। और इन 12 कारकों में एक कारक 6 है जो नहीं भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और एक कारक 8 है जो नहीं रहने से किसी भी स्थिति में रक्त नहीं जमेगा। यानी कि 6 कारक का महत्व नहीं है, जबकि 8वां कारक क्या है? अति महत्वपूर्ण है। 8वां कारक क्या है? तो रक्त जमने की जो प्रक्रिया है, अर्थात रक्त थक्के बनने की जो प्रक्रिया है, इनमें कितने कारकों का योगदान है? 12 कारकों का। 12 कारकों में कौन सा एक कारक अति महत्वपूर्ण है, जिसके अभाव में अन्य सभी कारक का कोई काम नहीं हो पाएगा? 8वां। 12 कारकों में कौन सा कारक है जिसका कोई महत्व नहीं है, अर्थात नहीं भी रहने पर रक्त का थक्का बन जाएगा? 6। यानी कि 12 में 6 नहीं है तो भी रक्त जमेगा, लेकिन 12 में 8 नहीं है तो कभी भी रक्त। तो रक्त जमने की प्रक्रिया अथवा थक्के बनने की प्रक्रिया काफी जटिल प्रक्रिया है, जिसमें 12 कारकों का योगदान होता है, जिनमें 6 का कोई महत्व नहीं है और 8 का सबसे ज्यादा महत्व है। तो ये थी कारकों के बाद। अब उस प्रक्रिया, इन कारकों पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है वो इन सब के बारे में पढ़ता है, लेकिन इतना याद रखनी चाहिए कि 12 कारकों का इस्तेमाल होता है। अब हम रक्त जमने की प्रक्रिया को काफी संक्षिप्त तरह से समझेंगे, और इतना ही समझना हमारे लिए काफी ज्यादा हो जाएगा दोस्तों। आइए, रक्त जमने की प्रक्रिया में सबसे मुख्य भूमिका होती है प्लेटलेट्स की। किसकी होती है? प्लेटलेट्स की होती है। प्लेटलेट्स को वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइट्स है। क्या है दोस्तों? थ्रोम्बोसाइट्स है। ठीक है, जिस तरह आरबीसी का इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट, उसी तरह प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स का साइंटिफिक नाम क्या है दोस्तों? तो जैसे ही ब्लड बहना शुरू होता है दोस्तों, ब्लड किसके संपर्क में आता है? हवा के
संपर्क में आता है, किसके संपर्क में आता है, हवा के संपर्क में आता है, और जैसे ही ब्लड हवा के संपर्क में आता है, प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट ये फट जाता है। ये कोशिकाएं क्या होती है, फट जाती है। ध्यान रखिएगा, जैसे ही रक्तस्राव होगा, जैसे ही रक्तस्राव होगा, सबसे पहले रक्त किसके संपर्क में आएगा, हवा के संपर्क में आएगा। सबसे पहले रक्त किसके संपर्क में आएगा, हवा के संपर्क में आएगा। और जैसे ही रक्त हवा के संपर्क में आता है, जैसे ही रक्त हवा के संपर्क में आता है, प्लेटलेट्स कोशिकाएं अर्थात थ्रोम्बोसाइट क्या होता है, फट जाता है। थ्रोम्बोसाइट क्या होता है, फट जाता है। तो पहला काज रक्त का थक्का बनने या जमने में क्या हुआ, समझे कि नहीं, प्लेटलेट की कोशिकाएं हवा के संपर्क में आने से फट गया, और फट करके थ्रोम्बोसाइट थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं दोस्तों, थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स अर्थात प्लेटलेट्स हवा के संपर्क में आकर फट गया, और फटने के बाद क्या बना, फटने के बाद क्या बना, थ्रोम्बोप्लास्टिन बना। क्या बना, अब जैसे ही थ्रोम्बोप्लास्टिन बनते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन का काम होता है रक्त में पाए जाने वाले एक विशेष प्रकार के कार्बोहाइड्रेट जिसका नाम हेपेरिन है, उसको निष्क्रिय कर देना। उसको क्या करना, निष्क्रिय कर देना। उसको क्या कर देना, निष्क्रिय कर देना। ध्यान दीजिए कि ब्लड का तब तक थक्का नहीं जमेगा जब ब्लड में स्थित हिपेरिन निष्क्रिय नहीं होंगे। हमारे शरीर के अंदर कभी भी ब्लड नहीं जमता है, अर्थात शरीर के अंदर कभी भी ब्लड का थक्का नहीं बनता है, किसकी उपस्थिति के कारण, हिपेरिन के कारण। इसीलिए ब्लड थक्का तभी बनेगा जब उसका हिपेरिन अपना काम रोक दे। इसीलिए जैसे ही थ्रोम्बोप्लास्टिन बनते हैं, जैसे ही थ्रोम्बोप्लास्टिन बनते हैं, ये रक्त में पाए जाने वाले हेपेरिन को न्यूट्रल कर देता है, निष्क्रिय कर देता है, और इसके बाद रक्त को थक्का बनाने का माध्यम खुल जाता है। तो रक्त जमने में पहला काम क्या हुआ, देखे क्या हुआ, बताइए। 7वां चैप्टर का आंसर नहीं बताए हैं, हाँ बताए हैं तो क्या है 7वां चैप्टर में। अच्छा, उसका थ्योरी नहीं बताया, आंसर तो बतेबे किया है, ठीक है। तो उसको बोले थे पढ़ने के लिए, कुछ चीज पढ़िएगा तब जल्दी खत्म होगा, ठीक है। नहीं तो सिलेबस का टेंशन है, कुछ चीज कह देते खुद से पढ़ लीजिए तो वो टेंशन हो जाता है कि पढ़ेंगे कैसे। तो उस 7वां चैप्टर का थ्योरी नहीं करवाए थे दोस्तों, उसको हम क्वेश्चन करवाए थे, बोले थे पढ़िएगा कोई दिक्कत नहीं होगा था। तो पहला काम क्या होगा देख लीजिए ना। अब आइए दोस्तों, ये पहला काम है। दूसरा काम पढ़ाते हैं। दूसरा कि रक्त में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, और यह एंजाइम निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं, अर्थात कोई काम लायक नहीं रहते। रक्त में एक विशेष प्रकार के एंजाइम रहते हैं, क्या, जो क्या रहते हैं, निष्क्रिय। अब इस प्रोथ्रोम्बिन पर प्रतिक्रिया होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन का, किसका, थ्रोम्बोप्लास्टिन का। उसके बाद प्रतिक्रिया होता है विटामिन के, उसके बाद प्रतिक्रिया होता है कैल्शियम आयन का। रक्त में एक विशेष प्रकार के एंजाइम पाया जाता है, कौन, प्रोथ्रोम्बिन। कैसा एंजाइम है, अब इस प्रोथ्रोम्बिन एंजाइम पर थ्रोम्बोप्लास्टिन, विटामिन के और कैल्शियम की प्रतिक्रिया होती है, जिससे प्रोथ्रोम्बिन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, थ्रोम्बिन में। प्रोथ्रोम्बिन क्या बन गया, थ्रोम्बिन बन गया। प्रोथ्रोम्बिन क्या बन गया दोस्तों, थ्रोम्बिन बन गया। कोई दिक्कत। अब ये जो थ्रोम्बिन एंजाइम बना, ये क्या है दोस्तों, सक्रिय। तो पहला काम हुआ कि थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स फट करके क्या बन गया, थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन रक्त के हिपेरिन को क्या कर दिया, निष्क्रिय। उसके बाद थ्रोम्बोप्लास्टिन विटामिन के और कैल्शियम के सहायता से ब्लड में निष्क्रिय पड़े प्रोथ्रोम्बिन को किसमें कन्वर्ट करता है, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट। थ्रोम्बिन क्या होता है, सक्रिय एंजाइम। थ्रोम्बिन क्या होता है। तो दूसरा काम क्या हुआ देखिए। अब तीसरा प्रक्रिया कि रक्त प्लाज्मा में एक विशेष प्रकार का फाइब्रिनोजेन प्रोटीन पाया जाता है। अब फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को ये थ्रोम्बिन एंजाइम, कौन एंजाइम, थ्रोम्बिन एंजाइम जो सक्रिय एंजाइम है, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है किसमें, फाइब्रिन में। अब फाइब्रिन दोस्तों एक प्रकार का क्या है, जाल है। फाइब्रिन एक प्रकार का क्या है, जाल है। इस जाल में जिस तरह मछलियों के जाल में मछलियां फंसती है, उसी तरह फाइब्रिन के जाल में आरबीसी फंसता है, फिर डब्ल्यूबीसी फंसता है, अंत में प्लाज्मा भी बहना रुक जाता है। यानी कि फाइब्रिन बनते ही ब्लड की थक्का बनने की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है, और कुछ समय बाद एक पीला द्रव निकलता है जिसे सीरम कहते हैं। तो अगर संक्षिप्त में हम ब्लड के जमने या थक्का बनने के कारणों को समझने का प्रयास करेंगे तो इन 3 प्रोसेस को आप याद रखिएगा। सबसे पहले प्लेटलेट्स हवा के संपर्क में आते ही क्या बनाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन रक्त के हेपेरिन को निष्क्रिय कर देगा, क्योंकि जब तक हेपेरिन निष्क्रिय नहीं होगा ब्लड नहीं जमेगा, ब्लड का थक्का नहीं बनेगा। उसके बाद यानी थ्रोम्बोप्लास्टिन हेपेरिन को निष्क्रिय करके प्रोथ्रोम्बिन जो निष्क्रिय एंजाइम है ब्लड का, उसको कन्वर्ट करता है किसमें। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन बनाने के लिए विटामिन के और किसकी सहायता लेता है, कैल्शियम की सहायता लेता है। अब जो ये थ्रोम्बिन एंजाइम बना है वो ब्लड का जो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन है जो 0.3% था, उस फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को किसमें बदल दिया, फाइब्रिन में। और फाइब्रिन एक प्रकार का जाल है, जिस तरह मछली के जाल में मछली फंसेगा, उसी तरह इस जाल में पहले आरबीसी फंसेगा, फिर डब्ल्यूबीसी फंसेगा, और उसके बाद सब फंस के भरा जाएगा और रक्त बहना रुक जाएगा। क्लियर हो गया, समझ गए। तो 3 स्टेप में क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिए, कौन सी रक्त कोशिकाएं ब्लड जमने में मदद करती है, कौन, प्लेटलेट्स। कौन सा एंजाइम रक्त को जमने में मदद करती है, प्रोथ्रोम्बिन या प्रोथ्रोम्बिन निष्क्रिय स्वरूप है थ्रोम्बिन। तो किस कोशिकाएं ब्लड को जमने में मदद करते हैं, कौन एंजाइम ब्लड को जमने में मदद करते हैं, कौन विटामिन ब्लड को जमने में मदद करते हैं, कौन आयरन ब्लड को जमने में मदद करते हैं, कौन प्रोटीन ब्लड को जमने में मदद करते हैं। क्लियर बना। तो एक बार ध्यान से सुनिए, जो कोशिकाएं ब्लड को जमने में मदद करते हैं वो है प्लेटलेट्स, जो एंजाइम ब्लड को जमने में मदद करते हैं वो है प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन, जो विटामिन रक्त को जमने में मदद करते हैं विटामिन के, जो आयरन ब्लड को जमने में मदद करते हैं वो है कैल्शियम, जो प्रोटीन रक्त को जमने में मदद करते हैं फाइब्रिनोजेन। यानी रक्त को जमने में कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं, एंजाइम, विटामिन, कैल्शियम और प्रोटीन। कई बार क्वेश्चन पूछा, विटामिन के तो कई बार पूछा, कभी पूछेगा कौन विटामिन रक्त को जमाता है, कौन आयरन रक्त को जमाता है, कौन प्रोटीन रक्त को जमाता है, कौन एंजाइम रक्त को जमाता है, कौन कोशिका रक्त को जमाता है, तो कौन कौन करता है। क्लियर हो गया दोस्तों। मिलिए नेक्स्ट क्लास में ब्लड ग्रुप हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।